हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और लास्ट लेक्चर में हमने अपना टॉपिक शुरू किया था कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब तक कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने फूरियर सीरीज से इंटर रिलेट किया फूरियर ट्रांसफॉर्म को। इसके लिए बेसिक डेफिनेशंस देखी, किन सिग्नल्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वो देखा, और फिर हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी शुरू की थी। तो जो लास्ट टाइम का जो 1.5 आवर्स का लेक्चर था, पहले हम 5 मिनट उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम अब आगे जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो चीज़ें आपने देख ली थी कि हम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स AK की वैल्यू लिखते हैं 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल एट इट इज -t/2 टू +t/2, जिस सिग्नल के लिए आपको कैलकुलेट करना है इंटू e⁻⁻j k ⍵0t dt। तो यहीं से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की, जिसको आपने कहा कि x ऑफ j ओमेगा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम नॉर्मली x ऑफ ओमेगा लेकर अगर यूज करें तो x ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t टाइम्स AK। इसकी वैल्यू हमारे पास थी इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, जिस सिग्नल का आपको कैलकुलेट करना है इंटू e⁻⁻j⍵t dt। ये सभी चीज़ें हम अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आपको यहाँ से इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ x ऑफ ओमेगा e⁻+j⍵t d ओमेगा। ठीक है, ये हमारे बेसिक डेफिनेशंस थे। इसके बाद फिर हमने इन प्रॉपर्टीज के बारे में जब हमने बात की तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने पहले तो कुछ बेसिक सिग्नल्स के लिए हमने ट्रांसफॉर्म्स कैलकुलेट किए। तो वो बेसिक ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें तो वो बेसिक ट्रांसफॉर्म्स थे हमारे e⁻−80u(t), इसके लिए ट्रांसफॉर्म पेयर हमारा 1/a+j⍵। इसी पर अगर हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज कर दी, प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं कि हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास x ऑफ t सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म नोन है x ऑफ ओमेगा, तो आपने लिखा था कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके अल्फा x ऑफ t प्लस बीटा y ऑफ t, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि x ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, y ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा है, अगर ये नोन है तो इस पूरे सिग्नल के लिए हमें फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी अल्फा टाइम्स xt का ट्रांसफॉर्म प्लस बीटा टाइम्स yt का ट्रांसफॉर्म दैट इज y ऑफ ओमेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हमने ये देखा था कि अगर कोई सिग्नल एक से ज्यादा सिग्नल से मिलकर बनता है तो आप इंडिविजुअली हर सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके फिर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ओवरऑल ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर x ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म पता है तो x ऑफ t माइनस t0, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है उसी ट्रांसफॉर्म में e⁻j⍵ तो होगा ही, और अगर ये साइन -t0 है तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल में -t0 पावर आएगा। ऐसे ही t प्लस t0 के लिए e⁻+j⍵t0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी उसका प्रीवियस ट्रांसफॉर्म सिर्फ x ऑफ t के लिए जो वैल्यू थी। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी टाइम शिफ्टिंग। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था टाइम रिवर्सल कि अगर x ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा नोन है तो x ऑफ -t के लिए ट्रांसफॉर्म ये सिंपली क्या हो जाएगा x ऑफ माइनस ओमेगा। जहां भी आपका ओमेगा है उसमें आपको रिप्लेस करना है ओमेगा को माइनस ओमेगा से, या फिर अगर स्पेक्ट्रम गिवन है तो उसमें आपको उसका फ्रीक्वेंसी रिवर्सल लेना है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी की x ऑफ अल्फा t का ट्रांसफॉर्म, अगर x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो x ऑफ अल्फा t का ट्रांसफॉर्म हमने लिखा था 1/mod अल्फा इंटू x ऑफ ओमेगा अपॉन अल्फा। जहां भी ट्रांसफॉर्म में ओमेगा है वहां पर आपको पुट करना था ओमेगा की जगह ओमेगा अपॉन अल्फा और वैल्यू को 1/mod अल्फा से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कि अगर हमने इस टाइप से उस प्रॉपर्टी को लिखा था कि अगर xt का ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा हो तो अगर हम इस y में ओमेगा की जगह t पुट कर दें तो जो टाइम डोमेन सिग्नल बनेगा उसका ट्रांसफॉर्म 2π टाइम्स x ऑफ माइनस ओमेगा। यहाँ पर जो x ऑफ t है उसमें t को रिप्लेस करना है माइनस ओमेगा से और वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है फ्रॉम 2π। ठीक है, तो ये हमारे अभी तक की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये फर्स्ट लीनियरिटी, सेकंड टाइम शिफ्टिंग, थर्ड टाइम रिवर्सल, फोर्थ टाइम स्केलिंग और ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ड्यूअलिटी। तो इनको यूज करके जैसे हमारे पास
बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स जो अभी तक आ गए हैं, e टू द पावर माइनस AT का ट्रांसफॉर्म ये हमने देख लिया। अगर आप इस सिग्नल पर टाइम रिवर्सल ले लेते तो ये सिग्नल क्या बनता, जहां भी t है उसको अगर आप माइनस t से रिप्लेस कर देंगे तो ये सिग्नल हमारा हो जाता e टू द पावर प्लस AT u ऑफ माइनस t। और हमने देखा इसके लिए ट्रांसफॉर्म सिंपली कैसे मिल जाएगा, अगर हम ओमेगा को रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा से, ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो अगर हम ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देते तो ये ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही फिर हमने देखा था e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t, जिसको हमने इन दोनों सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन कहा, और इसलिए ट्रांसफॉर्म भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी से ऐड हो गया। तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमें मिली 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा इंपल्स सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है, हमने देखा था कि इंपल्स इन वन डोमेन विल रिजल्ट इन कांस्टेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, अदर डोमेन। तो डेल टी के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 थी। अगर इसमें हमने टाइम शिफ्टिंग यूज किया तो डेल ऑफ t प्लस 1, इसके लिए ट्रांसफॉर्म इसी प्रॉपर्टी से, अगर आप t नॉट की वैल्यू यहाँ पर माइनस की जगह अगर हम साइन प्लस ले रहे हैं और t नॉट की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो ये ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाएगा e टू द पावर j ओमेगा। ऐसे ही डेल ऑफ t माइनस 1 के लिए ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अब यहाँ पर अगर हमने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज की तो हमने ये देखा कि e टू द पावर प्लस jt, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा ये वैल्यू आ रही थी 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1। अगर हम e टू द पावर प्लस jt के लिए देख रहे थे, अगर आप e टू द पावर माइनस jt के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू थी 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। ठीक है, और हमने कुछ ट्रांसफॉर्म्स देखे थे, जैसे अगर आप इन दोनों को कंबाइन अगर कर दें तो e टू द पावर प्लस jt प्लस e टू द पावर माइनस jt डिवाइडेड बाई 2, ये आपको cos t दे देगा। तो ट्रांसफॉर्म भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, तो इसीलिए cos t का ट्रांसफॉर्म था पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। तो हमने इन जनरल अगर cos ओमेगा नॉट t के लिए ट्रांसफॉर्म लिखा तो cos ओमेगा नॉट t के लिए हमारा ट्रांसफॉर्म था पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। सिमिलरली अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो साइन ओमेगा नॉट टी का ट्रांसफॉर्म था पाई अपॉन जे डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ये साइन माइनस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को ही यूज करके, अगर हमने कहा डेल टी का ट्रांसफॉर्म 1 है तो 1 का ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ माइनस ओमेगा, और इम्पल्स फंक्शन इवन फंक्शन था इसलिए आपने फाइंड किया था कि अगर कांस्टेंट 1 है तो उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। अगर आप एक कांस्टेंट 1 को किसी भी कांस्टेंट के लिए लेना चाहते हैं, a से अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो a कांस्टेंट के लिए ट्रांसफॉर्म 2 पाई a टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा, ये हमारे पास थी वैल्यूज। फिर हमने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज किया था और पहले हमने एक सिग्नल ऐसा लिया था कि अगर कोई हमारा सिग्नल है जो एक्सपेंडेड है फ्रॉम माइनस एक्स टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर हमारा ये कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसकी वैल्यू थी 1 अपॉन 2 पाई, तो हमने देखा था इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा हमें मिला था उसकी वैल्यू थी साइन ऑफ एक्स ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें जैसे अगर आप इसको रेक्टेंगल सिग्नल्स के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो आप जानते हैं, शायद हम बात यहाँ नहीं कर पाए, कि जो रेक्टेंगुलर फंक्शन होते हैं, जो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर सिग्नल है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ। ठीक है, अगर ऐसा हमने कहा तो ये सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हमने इस सिग्नल को देखा, ये रिप्रेजेंटेशन में ये जो टाउ है ये रेक्टेंगल के विड्थ को शो करता है, कितने ड्यूरेशन में हमारी विड्थ होगी, टाउ ड्यूरेशन टोटल विड्थ होगी जो ओरिजिन पर सेंटर्ड होगी, और मैग्नीट्यूड उस टाइम में कितना होगा जितना ये पीछे वैल्यू लिखी है जितनी ए। मतलब अगर हम इस सिग्नल को ड्रॉ करें तो ये हमारा एक ऐसा सिग्नल है, टोटल विड्थ हमें टाउ रखनी है, इसलिए हमारा जो सिग्नल होगा वो कहाँ से कहाँ होगा टाइम में, माइनस टाउ बाई 2 से लेकर टाउ बाई 2 तक, और उस ड्यूरेशन में मैग्नीट्यूड कितना है ए। तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा सिग्नल है, ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसी में आप डिफाइन करते हैं अगर यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन, तो यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन को हम नाम देते हैं टी के रिस्पेक्ट में यूनिट रेक्टेंगल फंक्शन का मतलब जिसमें एरिया की वैल्यू क्या हो, 1 हो। जैसे आपने यूनिट ट्रायंगुलर फंक्शन देखा था, एक ऐसा फंक्शन जिसका टोटल एरिया 1 हो,
ठीक है। तो वैसे ही अगर आप यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया 1 हो, तो उसके लिए विड्थ अगर हम ले लें, देखिए सपोज अगर हमने ये जो विड्थ लिया, अगर इस वैल्यू को हम -0.5 से 0.5 ले लें, ये टोटल विड्थ कितनी है 1, और अगर हमें इसका एरिया 1 चाहिए तो हमें इसके लिए मैग्नीट्यूड भी क्या रखना पड़ेगा, ये जो हाइट है ये हाइट क्या होनी चाहिए 1। तो ये जो सिग्नल है हमारा ये स्टैंडर्ड यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन है, इसको हम सिर्फ क्या लिखते हैं रेक्टेंगल ऑफ टी। मतलब यहां पर अगर आप देखें डिवाइडेड बाई टाउ, तो टाउ की वैल्यू कितनी है 1, ये हमें दिख रहा है टाउ की वैल्यू कितनी है 1। तो ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ये रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है, जैसे हमने तो ये भी रेक्टेंगुलर फंक्शन है लेकिन हमने रेक्टेंगुलर के फॉर्म में नहीं लिखा, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आई साइन एक्स ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा। अगर इसी में अगर आप एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए कैलकुलेट करें, सेम फॉर्मूले जैसे हमने यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट की थी, एग्जैक्टली उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर आप x की जगह पर टाउ बाई 2 से रिप्लेस कर दें सिग्नल को, और ये जो वैल्यू है इसको अगर 1/2 पाई नहीं लेकर अगर हम ये वैल्यू कितनी ले लें 1 ले लें, मतलब ये हमारा जो सिग्नल है ये कौन सा सिग्नल है ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ। तो इसके लिए आप देखेंगे जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आएगी वो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2। अब यहां पर देखिए जैसे अगर आप इस फंक्शन के लिए देखें टोटल एरिया, ये यूनिट रेक्टेंगल फंक्शन है क्योंकि इसके लिए एरिया की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 दैट इज 1। लेकिन अगर हम इसका एरिया देखें तो इसका एरिया कितना होगा टोटल विड्थ टाउ, और टोटल हाइट जो है इसकी वो कितनी है a। तो मतलब यहाँ जो ये a टाउ है, ये a टाउ क्या रिप्रेजेंट करता है इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2 आप जानते हैं सैम्पलिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होती है साइन ओमेगा टाउ बाई 2 अपॉन ओमेगा टाउ बाई 2। इसी रिजल्ट में अगर आप इसको रिप्लेस कर दें माइनस टाउ बाई 2 और टाउ बाई 2 से और इस वैल्यू को a मान लें, तो आप देखेंगे यही वैल्यू आपको इस रिजल्ट को भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहां तक करने के बाद फिर हमने यहां पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज की, और यहां ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये लिखा था कि अगर साइन एक्स टी अपॉन पाई टी के फॉर्म का कोई भी फंक्शन होगा तो इस फंक्शन के लिए जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी वो कैसी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। अब आपको वैल्यू मिलेगी फ्रॉम -x टू x ऑफ ओमेगा की वैल्यू इट इज 1। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। इसी रिजल्ट को यूज करके अगर हमने एक नया सिग्नल डिफाइन किया सिंक ऑफ टी, तो सिंक ऑफ टी का मतलब होता है सिंक ऑफ 1t अगर दिख रहा है, t के पहले कुछ नहीं मीन सिंक ऑफ 1t, तो साइन 1 पाई टी अपॉन 1 पाई टी। फिर से हमने इसको इसी से कंपेयर किया साइन एक्स टी अपॉन पाई टी, तो यहाँ x की वैल्यू पाई थी, इसलिए आपने इस वैल्यू को कहा क्या कहा इसका ट्रांसफॉर्म कहाँ से कहाँ तक होगा फ्रॉम -पाई टू पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा वैल्यू विल बी 1, ठीक है। ये हमारा सिंक फंक्शन। तो अब अगर हम इसी से आगे अगर प्रोसीड करें, सपोज अगर इसी में हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल गिवन है ऐसा xt इज इक्वल्स टू सिंक ऑफ सपोज 400t प्लस सिंक ऑफ 600t, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम जानते हैं अगर हमें इस पूरे सिग्नल के लिए कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअली हम इसके लिए कैलकुलेट कर लें, इसके लिए कैलकुलेट कर लें और दोनों ट्रांसफॉर्म को हम ऐड कर देंगे। तो सपोज अगर हम इस सिग्नल को नाम दे दें लेट इट इज x1 ऑफ t एंड इट इज x2 ऑफ t, तो जो ट्रांसफॉर्म होगा हमारा ओवरऑल x ऑफ ओमेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी x1 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म दैट इज x1 ऑफ ओमेगा प्लस x2 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ ओमेगा। अगर हम x1 ऑफ t देखें जो हमारा सिग्नल है x1 ऑफ t जिसकी वैल्यू है सिंक ऑफ 400t, सिंक फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया, सिंक अगर 1t होता तो साइन 1 पाई टी अपॉन 1 पाई टी, ये सिंक 400t है तो इसको क्या लिखेंगे हम साइन 400 पाई टी अपॉन 400 पाई टी, ठीक है। अब फिर से कंपेयर कीजिए साइन x t अपॉन पाई टी, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे दैट इज 1 अपॉन 400 टाइम्स साइन 400 पाई टी अपॉन पाई टी। अब ये सिग्नल हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया साइन x t अपॉन पाई टी, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा
फ्रॉम माइनस एक्स टू एक्स, और x की वैल्यू कितनी दिख रही है 400 पाई, तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू माइनस 400 पाई टू प्लस 400 पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये वैल्यू x1 ऑफ ओमेगा क्या होगी 1, ये हम देख चुके हैं साइन एक्स टी अपॉन पाई टी के फॉर्म से। सिमिलरली अगर आप x2 ऑफ t लेते जिसकी वैल्यू है सिंक ऑफ 600t, that will be sin 600 pi t upon 600 pi t, that is 1 upon 600। एक्चुअली ये वैल्यू अगर सिर्फ इतना होता तो ये वैल्यू 1 होती, लेकिन इसके पीछे क्या वैल्यू लिखी हुई है 1 अपॉन 400, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 400। ऐसे ही यहाँ पर साइन 600 पाई टी अपॉन पाई टी, फिर से हमने इस सिग्नल को कंपेयर किया साइन एक्स टी अपॉन पाई टी से, तो x की वैल्यू अब हमें दिख रही है 600 पाई, तो जो ट्रांसफॉर्म होगा वो भी कहां से कहां तक होगा फ्रॉम, अब ये ट्रांसफॉर्म माइनस 600 पाई से प्लस 600 पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ ओमेगा, और वैल्यू कितनी होगी, इसके पहले जो चीज लिखी है वही मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1 के साथ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 600। तो अब अगर हम इस रिलेशन से देखें तो ओवरऑल जो x1 और x ऑफ ओमेगा होगा वो इन दोनों ट्रांसफॉर्म का हमें सम लेना है। तो अगर आप इनको सम करें, ऐसा आपने टाइम डोमेन में सिग्नल को सम किया है, उसमें कुछ नई चीज नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सम करेंगे। तो देयरफॉर x ऑफ ओमेगा दैट इज x1 ऑफ ओमेगा प्लस x2 ऑफ ओमेगा, क्या वैल्यू होगी, देखिए ये पॉइंट है माइनस 400 का, ये पॉइंट है प्लस 400 का, इससे पहले माइनस 600 पाई से लेकर प्लस ये माइनस 400 पाई तक सिर्फ यही सिग्नल प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 600 है, ये सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इसकी वैल्यू 0 है। तो 1 अपॉन 600 प्लस 0, इस ड्यूरेशन में जो हमें सिग्नल मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 600, क्योंकि सिर्फ ये सिग्नल प्रेजेंट है। इसके बाद माइनस 400 पाई से प्लस 400 पाई तक ये सिग्नल भी वैल्यू दे रहा है जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन 600, और इस सिग्नल की भी वैल्यू है 1 अपॉन 400। तो इस ड्यूरेशन में अब आपको दोनों सिग्नल्स ऐड होकर कुछ ज्यादा वैल्यू देंगे। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 600 प्लस 1 अपॉन 400, और फिर इस पॉइंट के बाद ये सिग्नल 0 हो गया, तो 0 प्लस एनीथिंग जो भी इस सिग्नल की वैल्यू होगी, इसके बाद आपको 600 तक वही वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका ओवरऑल x ऑफ ओमेगा है जो किससे बना हुआ है, दो सिग्नल से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम आगे की चीज देखते हैं, आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं। उन पर पहले हम सिंपल क्वेश्चंस लेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी कहां पढ़ रखी है, फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के लिए। वहां कैसी थी प्रॉपर्टी, अगर x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स a के हैं तो वहां हम क्या लेते थे e टू द पावर j m ओमेगा नॉट t इंटू xt। अगर हमने इस सिग्नल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से जिसमें कोई इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, ठीक है। हमेशा m क्या होना चाहिए था, एक इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए था किसका, ओमेगा नॉट का। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या लिखते थे हम, अगर यहाँ साइन पॉजिटिव होता था m का तो आपको याद होगा यहाँ पर हम साइन क्या लेते थे, नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन तो यहाँ पर क्या होती थी वैल्यू, पॉजिटिव। वहां पर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते थे क्योंकि फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आप सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रॉपर्टी ऐसी ही है, लेकिन अब जो ओमेगा नॉट टर्म होगा वो हमारा कोई फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप जिस सिग्नल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वह एपीरियोडिक भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी कहती है अगर x ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है और अगर हमने इस सिग्नल को किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर लिया, ये जरूरी नहीं है कि ये जो ओमेगा नॉट आपको दिख रहा है ये कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, किसी भी e टू द पावर j x t के कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से अगर हमने सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया
तो प्रॉपर्टी कहती है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। कैसी शिफ्टिंग होगी? अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है तो जो शिफ्टिंग होगी उससे साइन आपको नेगेटिव मिलेगी। और कितने से शिफ्ट मिलेगा आपको? जो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू है। तो देयरफॉर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इंटू एक्स टी का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अगर यहीं पर हम एक और लिख लेते हैं माइनस j ओमेगा नॉट t इंटू एक्स टी अगर होता तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाती? जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्म था अब उसमें जो शिफ्टिंग आती वो कैसी आती? पॉजिटिव, मतलब अब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। ये माइनस साइन का मतलब हम स्पेक्ट्रम को किधर शिफ्ट करेंगे? राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। कितने अमाउंट से शिफ्ट करेंगे? जो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां दिखेगी। अब इसका क्या यूज है? जैसे आपने एक सिग्नल लिया था e टू द पावर jt, इसका ट्रांसफॉर्म जब आपको निकालना था तो आपने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज की थी कि डेल ऑफ t प्लस 1 के लिए ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा, तो आपने वहां पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करके इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1। अगर सेम क्वेश्चन हम ले टू फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर jt, अगर हमें इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और अगर हम अब यूज करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो अगर हम चाहें तो हम इस xt को ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर jt मल्टीप्लाइड विथ 1। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है। वी नो दैट 1 के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। तो अगर हमने इस 1 को, जो टाइम डोमेन सिग्नल था पहले हमारा 1, इसमें किससे मल्टीप्लीकेशन है? e टू द पावर jt से। तो अगर हमने इसको e टू द पावर jt से मल्टीप्लाई कर दिया तो यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e टू द पावर j ओमेगा नॉट t से अगर हम किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दिख रही है? e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू है 1। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म पर क्या इफेक्ट होगा? जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्म था उसमें कितने का शिफ्ट आएगा? नेगेटिव शिफ्ट, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1, जैसा आपको कहां से दिख रहा है रिजल्ट? जो हमने पहले लिया था। तो इस टाइप से आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जैसे सपोज एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, अगर ऐसा कोई सिग्नल होता कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू सपोज 5 अपॉन ओमेगा साइन ऑफ पाई ओमेगा, ठीक है। इसके लिए गिवन है, आपको ऐसा गिवन है कि x ऑफ t कोई सिग्नल है जिसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है 5 अपॉन ओमेगा साइन ऑफ पाई ओमेगा। तो पूछा गया है कि x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर j6t इंटू xt, फाइंड x1 ऑफ ओमेगा। ये जो वैल्यू गिवन है xt का ट्रांसफॉर्म, मतलब ये हमारा x ऑफ ओमेगा गिवन है, और इस टाइम डोमेन सिग्नल में अगर हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? e टू द पावर j6t से अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर xt का ट्रांसफॉर्म पता है तो e टू द पावर j6t इंटू xt, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कंपेयर कीजिए, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t से आपने मल्टीप्लाई किया, जहां ओमेगा नॉट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, मतलब जो भी x ऑफ ओमेगा है वहां पर आपको ओमेगा को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? ओमेगा माइनस 6 से, क्योंकि यहाँ साइन क्या है? प्लस। तो जहां भी आपको ट्रांसफॉर्म में ओमेगा दिख रहा था, अब वहां पर आप क्या लिखेंगे? ओमेगा माइनस 6 इंटू साइन ऑफ पाई टाइम्स ओमेगा माइनस 6। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म है किसके लिए? फॉर e टू द पावर j6t इंटू एक्स ऑफ t, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम और प्रॉपर्टीज लेते हैं, फिर हम इसके लिए और एग्जांपल्स देख लेंगे। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 7th प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। देखिए, अभी हम किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं देख रहे, बहुत छोटे प्रूफ्स हैं। ऐसे नहीं है कि हर प्रॉपर्टी का लंबा ही कोई प्रूफ है, लेकिन फिर भी हम नहीं देख रहे। कुछ प्रॉपर्टीज में जरूर थोड़े लेंथी प्रूफ्स हैं, लेकिन हम एक बार अगर हम सैम्पलिंग का टॉपिक जब तक कंप्लीट कर लें तब तक हम ये प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जो CSBTU, RGPV, PN, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको टेंशन नहीं लेना है। हम 3 घंटे 3.5 घंटे का एक ही लेक्चर डालकर अभी तक हमने जितने भी प्रूफ स्किप किए हैं
उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं यहाँ जरूर कोशिश करूंगा हम कवर कर लें। तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हैं इन फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कि अगर xt के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट a के हो, yt के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स b के हों, तो अगर हम उनको टाइम में कन्वॉल्व करते हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसी ही प्रॉपर्टी यहाँ भी है कि अगर x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है और y ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर y ऑफ ओमेगा है, तो अगर हमारा कोई सिग्नल है जो इन दोनों सिग्नल्स के कॉन्वोल्यूशन से मिल रहा है, xt कन्वॉल्व्ड विथ yt, तो अब ये जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा, इस पूरे सिग्नल के लिए अगर आपको ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आपको इंडिविजुअली अगर ट्रांसफॉर्म पता है तो पूरे के लिए फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। डायरेक्टली जो भी इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ओवरऑल इस सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो दोनों के ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे अगर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन होता कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 4t ut कन्वॉल्व्ड विथ e टू द पावर माइनस 6t ut, फाइंड x ऑफ ओमेगा। तो हम जानते हैं e टू द पावर माइनस 8t ut का ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा। तो उस प्रॉपर्टी से आप, उस ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट से आप इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू लिख सकते थे 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा। a की वैल्यू यहाँ 4 है तो 1 अपॉन 4 प्लस जे ओमेगा, इसके लिए ट्रांसफॉर्म लिख सकते थे 1 अपॉन 6 प्लस जे ओमेगा। तो अगर ये दो सिग्नल्स टाइम में कन्वॉल्व्ड हैं तो इनके लिए जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, दोनों के ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं therefore x of omega is transform of this signal 1 upon a plus j omega multiplied with transform of this signal 1 upon a plus j omega। ठीक है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, बस हमें ये देखना हम यूज कैसे करते हैं प्रॉपर्टी। अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन होता कि x of t is equals to sinc of t convolved with sinc of t। ठीक है, फिर से आप जानते हैं ये जो दो सिग्नल्स हैं, ये दो सिग्नल्स सिंक ऑफ टी, हमें दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना है। इस पूरे के लिए अगर हमें ट्रांसफॉर्म देखना है, फाइंड x ऑफ ओमेगा इज व्हाट। तो इंडिविजुअली आपको इन दोनों सिग्नल्स के लिए ट्रांसफॉर्म पता है। अगर हम सिंक ऑफ टी लिख रहे हैं तो आपको ये पता है कि सिंक ऑफ टी सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंक 1t का मतलब है साइन 1 पाई टी अपॉन 1 पाई टी। और अगर आप इसके लिए ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो साइन एक्स टी अपॉन पाई टी के फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ये हमारा अगर सिग्नल हम x1 ऑफ t कहें और इसको अगर हम x2 ऑफ t कहें तो इस सिग्नल के ट्रांसफॉर्म को हमने x1 ऑफ ओमेगा नाम दे दिया, वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसे ही जो दूसरा सिग्नल है वो भी सेम सिग्नल है, वो सिग्नल भी क्या है, सिंक ऑफ टी, दैट इज अगेन साइन पाई टी अपॉन पाई टी। फिर से अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो इसके लिए भी ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली यही होगा क्योंकि सिग्नल दोनों ही सेम है। तो अगर आप इसके ट्रांसफॉर्म्स को, ये हमारा x2 ऑफ ओमेगा है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, अगर आप इस ओवरऑल सिग्नल के लिए देखना चाहते हैं तो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इस पूरे सिग्नल का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्म दैट इज x1 ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ ओमेगा। जब आप इन दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही सेम रेंज के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यूज कितनी हैं 1 and 1। तो देयरफॉर फाइनली आप यहां से ओमेगा के रिस्पेक्ट में x ऑफ ओमेगा ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज x1 ऑफ ओमेगा इंटू x2 ऑफ ओमेगा। वैल्यू आपको ऐसी ही दिखेगी जैसे ये दोनों सिग्नल्स हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई टू पाई वैल्यू इज 1। ये हमारा सिंपल ये ट्रांसफॉर्म आ गया। थोड़ा सा अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दें, अगर हमारे पास सिग्नल ऐसा होता कि सिंक ऑफ 400t कन्वॉल्व्ड विथ सिंक ऑफ 700t। अब अगर मान लीजिए ये हमारा x1 ऑफ t है और ये हमारा सिग्नल x2 ऑफ t है, हमने टाइम डोमेन में इनको कन्वॉल्व कर रखा है और हमें इस पूरे सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन देखना है फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। तो अगर हम इस x1 ऑफ t को लिखें x1 ऑफ t
दैट इज सिंक ऑफ 400t। आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 400 पाई टी अपॉन 400 पाई टी, जिसको हम और सिंपल कैसे फॉर्म में लाने के लिए, साइन एक्स टी अपॉन पाई टी के फॉर्म में लाने के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 400 को हमने बाहर कर लिया तो अब ये वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ 400 पाई टी अपॉन पाई टी, जिसका ट्रांसफॉर्म आपको पता है। इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आप इसको अगर कंपेयर करेंगे साइन एक्स टी अपॉन पाई टी, तो ये ट्रांसफॉर्म आपको -400 पाई से +400 पाई तक विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये आपको x1 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म मिला। x1 ऑफ ओमेगा इसकी वैल्यू कितनी है, 1/400। अब अगर इसी में आप सेकेंड सिग्नल लें दैट इज x2 ऑफ t सिंक ऑफ 700t, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 700 पाई टी अपॉन 700 पाई टी, फिर से इसको कन्वर्ट कीजिए, 1/700 ये बाहर कर लिया, साइन ऑफ 700 पाई टी अपॉन पाई टी। अब ये कन्वर्ट हो गया साइन एक्स टी अपॉन पाई टी के टर्म्स में, तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी, अब ये ट्रांसफॉर्म ओमेगा के रिस्पेक्ट में x2 ऑफ ओमेगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम -x to x, जहाँ पर x की वैल्यू अब -700 पाई से +700 पाई है, ठीक है। वैल्यू इसकी कितनी है, 1/700। अब अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपने ऐसे ही दो सिग्नल्स को ऐड किया था तो जहां ये सिग्नल 0 था तो एडिशन में हमें उस टाइम पर इस सिग्नल की वैल्यू मिल रही थी, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इस ड्यूरेशन में ये सिग्नल 0 है तो रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा, इस ड्यूरेशन में 0। किसी भी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्नल रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। कहां से कहां तक, -700 पाई से -400 पाई तक। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी +400 पाई से +700 पाई तक ये सिग्नल 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपको फिर से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट देखें, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहे हैं इनका, तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में जो ओवरऑल एक्स ऑफ ओमेगा है दैट इज x1 ऑफ ओमेगा इंटू x2 ऑफ ओमेगा। अब ये वैल्यू आपको सिर्फ कहां से कहां तक मिलेगी, जो हमारी लोअर लिमिट वाला सिग्नल था। कभी भी अगर आप दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक मिलेगा, उनमें जो सिग्नल हमारा कम ड्यूरेशन में था बस उतने ही ड्यूरेशन में आपको सिग्नल मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नॉन जीरो उसी ड्यूरेशन में मिलेगा जिसमें दोनों सिग्नल्स की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब जिसको आप कॉमन एरिया भी डिफाइन करते हैं। तो इसलिए ये वैल्यूज आपको सिर्फ -400 पाई से +400 पाई तक ये रिजल्ट मिलेगा, और उस बीच में सिग्नल कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी है, 1/400 मल्टीप्लाइड विथ इसकी वैल्यू कितनी है, 1/700। तो ये हमारा अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी ये कौन सी थी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कि अगर हम दो सिग्नल्स को टाइम में कन्वॉल्व करेंगे तो उनका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। 9th प्रॉपर्टी है हमारी 8th प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टी भी आपने जैसी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स में पढ़ी थी बिल्कुल वैसी ही रखनी है। अभी एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, अगर प्रॉपर्टी के अगर x1 ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ ओमेगा है, कोई दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ t, इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर x2 ऑफ ओमेगा, ये दोनों अगर आपको नोन है, तो अगर आपको कोई एक तीसरा सिग्नल है जो इन दोनों के टाइम में मल्टीप्लीकेशन से मिल रहा है, x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ t, तो अभी हमने क्या देखा था, अगर हम टाइम में मल्टी कन्वॉल्व कर रहे थे तो उनका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसे ही अगर हम टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फूरियर सीरीज में आपने पढ़ा था कि जो इनका ओवरऑल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा वो इसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कन्वॉल्व्ड विथ इसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, लेकिन वहां पर जो कन्वोल्यूशन हम लेते थे वो कौन सा, डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन, क्योंकि आपके जो AK का स्पेक्ट्रम या BK का स्पेक्ट्रम होता था वो हमने देखा था हमेशा ही कैसे होते थे, डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कन्वोल्यूशन होगा वो कैसा कन्वोल्यूशन होगा, कंटिन्यूअस टाइम कन्वोल्यूशन। तो यहां पर हम लिखते हैं x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई टाइम्स x1 ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व्ड विथ x2 ऑफ ओमेगा। अगर आपको दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स पता हैं तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है अगर आपको,
तो पहले इन दोनों ट्रांसफॉर्म्स को आप फ्रीक्वेंसी में कन्वॉल्व कीजिए। कन्वॉल्यूशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस टाइम अगर एपीरियोडिक सिग्नल्स हैं x1 और x2, फिर से अगर ये दोनों हमारे कैसे हो, अगर पीरियोडिक सिग्नल्स हों तो उनका जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये भी हम आगे बात करेंगे कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा डिस्क्रीट इन नेचर होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे तो कन्वॉल्यूशन डिस्क्रीट कन्वॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों हमारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स, तो यहाँ कन्वॉल्यूशन भी उनका कैसा होगा, अगर ये एपीरियोडिक सिग्नल्स होंगे तो कन्वॉल्यूशन कंटिन्यूअस कन्वॉल्यूशन होगा। तो जैसे आप इनको यूज करके, सपोज आपके पास कोई सिग्नल होता अगर x ऑफ t हमारा एक सिग्नल है, अगर हम इसी एग्जाम्पल को फिर से ले लें, सिंक ऑफ t या सिंक स्क्वायर ऑफ t अगर हमने लिख दिया, ठीक है, तो सिंक स्क्वायर ऑफ t का मतलब आप समझ सकते हैं किसको हम और क्या लिख सकते थे, सिंक ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ सिंक ऑफ t, ठीक है। फिर से सिंक ऑफ t और सिंक ऑफ t दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया, इस पूरे सिग्नल के लिए अगर हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सपोज हमने इस सिंक ऑफ t को मान लिया x1 ऑफ t और इस सिंक ऑफ t को अगर हमने मान लिया ये हमारा क्या है x2 ऑफ t, तो आप जानते हैं x1 ऑफ t दैट इज सिंक ऑफ t, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई टी अपॉन पाई टी। इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आती है, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, द वैल्यू इज 1। ये हमारा ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ ओमेगा। सिमिलरली जो x2 ऑफ t है वो भी सेम सिग्नल है हमारा सिंक ऑफ t दैट इज साइन पाई टी अपॉन पाई टी, तो इसका भी जो ट्रांसफॉर्म होगा एग्जैक्टली सेम होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। x2 ऑफ ओमेगा वैल्यू कितनी है 1 फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, वैल्यू इज 1। अब हमें इन दोनों सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना है। अगर आपको याद हो, अगर हम टाइम डोमेन में ऐसा कोई सिग्नल लिखा होता था -a to a, अगर ये हमारा x ऑफ t है, अगर ये वैल्यू है 1, तो इस सिग्नल को हम क्या लिखते थे, रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट अगर हमें करना होता था तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस इस सिग्नल को हम ऐसे लिखते थे u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। ऐसे दो सिग्नल्स को हमने कन्वॉल्व भी किया था, जिसके लिए रिजल्ट आपको याद होगा, ट्रायंगुलर फंक्शन अगर हमारे पास एग्जैक्टली सेम, अगर पल्स विड्थ के दो हमारे पास रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं, तो अगर ये t के रिस्पेक्ट में था तो आप यहाँ स्टेप फंक्शन में क्या लिखते थे, t प्लस a एंड t माइनस a। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो हमारा x1 ऑफ ओमेगा, अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो x1 ऑफ ओमेगा कैन बी रिटन एज, यहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए इसके पीछे हम कुछ नहीं लिख रहे, u ऑफ ओमेगा प्लस पाई माइनस u ऑफ ओमेगा माइनस पाई, ऐसा लिख सकते हैं आप। u ऑफ ओमेगा कैसा होता है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू 1 होती फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 0, तो अगर आपने उसको प्लस पाई से शिफ्ट कर दिया, मतलब एडवांस कर दिया, तो वो सिग्नल हमारा u ऑफ, अगर आप देखें तो ये सिग्नल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा u ऑफ ओमेगा प्लस पाई, अगर ये पॉइंट कितना है माइनस पाई, ये अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। ऐसे ही u ऑफ ओमेगा माइनस पाई कैसा सिग्नल होता, जो ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई से स्टार्ट होता है, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको सेम यही सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली जो x2 ऑफ ओमेगा हमारा है वो भी सेम सिग्नल है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं u ऑफ ओमेगा प्लस पाई माइनस ऑफ u ऑफ ओमेगा माइनस पाई। और जैसे अगर आप कन्वॉल्व करते थे ut कन्वॉल्व विथ ut और रिजल्टेंट होता था t इंटू ut दैट इज नथिंग बट rt रैम्प फंक्शन, सिमिलरली अगर हम u ऑफ ओमेगा को u ऑफ ओमेगा के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा उसको हम क्या लिख सकते हैं, r ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। तो और अगर इसमें कोई शिफ्टिंग है तो ये भी आपने देखा था कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी से कि टोटल शिफ्टिंग ऐड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से ओवरऑल x ऑफ ओमेगा लिखें दैट इज x1 ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विथ x2 ऑफ ओमेगा, तो रिजल्ट देखिए क्या होगा, u और u का कन्वोल्यूशन r के टर्म्स में मिलेगा आपको, ओमेगा तो रहेगा ही और टोटल शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी 2 पाई। फिर इसको इसके साथ कन्वॉल्व किया तो माइनस साइन u और u का कन्वोल्यूशन r, प्लस पाई माइनस पाई कैंसल्ड, इसका इसके साथ कन्वोल्यूशन फिर से माइनस ऑफ r ओमेगा
और फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस आर ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई। मतलब इसको अगर आप एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते तो आर ऑफ ओमेगा प्लस 2 पाई माइनस 2 आर ऑफ ओमेगा एंड प्लस आर ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई। अब इसको यहाँ हम इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि हम कैसे इन रैम्प फंक्शंस को प्लॉट करते हैं। ये रैम्प फंक्शन शुरू होगा फ्रॉम माइनस 2 पाई, ये रैम्प आएगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 और ये रैम्प आएगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस 2 पाई। ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में अब आप ओवरऑल एक्स ऑफ ओमेगा ड्रॉ करें अगर, तो सिग्नल हमारा माइनस 2 पाई से शुरू होगा, यूनिट स्लोप से 0 तक चलेगा, मतलब 2 पाई डिफरेंस डिस्टेंस तक अगर चलेगा तो ये जो वैल्यू बनेगी, अच्छा जो एक्स ऑफ ओमेगा होता है इसमें एक चीज आपको और क्या लेनी होती है, प्रॉपर्टी से 1/2 पाई लेना होता है। तो एक्स ऑफ ओमेगा इज व्हाट, यहां पर एक टर्म क्या रहेगा 1/2 पाई। ये हमने जो भी रिजल्ट लेकर हम आए हैं इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 पाई से। यहां भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 पाई से। तो अगर ये 1/2 पाई का टर्म नहीं होता तो माइनस 2 पाई से 0 तक 2 पाई ड्यूरेशन अगर मूव करते यूनिट स्लोप से तो ये वैल्यू बनती 2 पाई, लेकिन हमें इसको क्या करना है 2 पाई से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू कितने तक पहुंचेगी 1 तक। इसके बाद फिर आप देखेंगे इस टाइप का आपको फंक्शन मिलेगा, ये वैल्यू क्या होगी प्लस 2 पाई। ये हम कर चुके हैं इसलिए हम अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन में और चेंज कर दें, अगर हमारा एक्स ऑफ टी ऐसा होता कि सिंक ऑफ 300t मल्टीप्लाइड विथ सिंक ऑफ 500t, थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहां से आप अगर देखें, अगर हम इसको x1 ऑफ t नाम दे दें तो हम अब जानते हैं कि इस x1 ऑफ t के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा, सिंक ऑफ 300t को क्या लिख सकते हैं आप, x1 ऑफ t को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/300 टाइम्स साइन 300 पाई t अपॉन पाई t, ठीक है। और इसका ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, ये ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम माइनस 300 पाई टू प्लस 300 पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, वैल्यू विल बी 1/300, इट इज x1 ऑफ ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा x2 ऑफ t होता, इस x2 ऑफ t की वैल्यू को आप लिख सकते थे 1/500 साइन 500 पाई t अपॉन पाई t, और इसके लिए अगर आप ट्रांसफॉर्म देखते तो अब ये ट्रांसफॉर्म हमारा ओमेगा के रिस्पेक्ट में फ्रॉम माइनस 500 पाई टू प्लस 500 पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये हमारा है x2 ऑफ ओमेगा और वैल्यू कितनी होगी 1/500। तो अब आप अगर फिर से इस पूरे के लिए ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं तो पहले आपको x1 ऑफ ओमेगा और x2 ऑफ ओमेगा को u फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो x1 ऑफ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा स्टेप फंक्शन जिसके लिए मैग्नीट्यूड कितना है 1/300, कहां से कहां तक है माइनस 300 पाई से प्लस 300 पाई तक, इसको क्या लिखेंगे u ऑफ ओमेगा प्लस 300 पाई माइनस ऑफ u ऑफ ओमेगा माइनस 300 पाई। ऐसे ही जो दूसरा फंक्शन है उसको क्या लिख सकते हैं हम, u ऑफ ओमेगा प्लस 500 पाई माइनस ऑफ u ऑफ ओमेगा माइनस 500 पाई। और जो ओवरऑल हमारा x ऑफ ओमेगा होगा वो क्या होगा 1/2 पाई टाइम्स कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ ओमेगा विथ x2 ऑफ ओमेगा। तो अगर आप इनको रैम्प फंक्शंस के फॉर्म में कन्वॉल्व करेंगे, दोनों हमारे डिफरेंट विड्थ के रैम्प रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं, तो आप जानते हैं इसका शेप आपको कैसा मिलेगा, कुछ इस टाइप का आपको शेप मिलेगा ये। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि ये फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स क्या मिलेंगी आपको वैल्यूज, और ये मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलेगा। ये मैंने बस शेप ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा क्या होगा x ऑफ ओमेगा इस शेप का मिलेगा। फिर से आप फाइंड कैसे करेंगे, u और u का कन्वॉल्यूशन r के टर्म्स में टोटल शिफ्टिंग 800 पाई, इसका कन्वॉल्व करेंगे तो r के फॉर्म में, और टोटल शिफ्टिंग माइनस 200 पाई, मतलब ये पॉइंट्स आपको क्या मिल जाएगा माइनस 800 पाई माइनस 200 पाई प्लस 200 पाई एंड प्लस 800 पाई, ऐसी ये वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो कन्वॉल्व हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी 9, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। अब हम आगे देखते जाएंगे, हम प्रॉपर्टीज को मर्ज करते हुए फिर उनके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम पहले एक बार पूरी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए अभी हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स वहां पर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी, अगर आप याद करें जब हम फूरियर सीरीज पढ़ रहे थे तो वहां हम क्या लिखते थे कि अगर x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमें पता है a के, तो d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, अगर हमने सिग्नल को टाइम में डिफरेंशिएट कर लिया तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती थी, जो सीरीज कोफिशिएंट्स की जो पहले कोफिशिएंट्स थे उनमें हमें एक टर्म मल्टीप्लाई करना होता था, कौन सा, j के ओमेगा नॉट। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम ट्रांसफॉर्म में आए फूरियर सीरीज से तो हमने क्या चेंज किया, जो ये j के ओमेगा नॉट था डिस्क्रीट वेरिएबल, इसी की जगह पर आप क्या लेते हैं, सिर्फ ओमेगा लेते हैं। तो बस इतना सा चेंज है। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t, अगर उसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ ओमेगा, और अगर आपने इस सिग्नल को टाइम में डिफरेंशिएट कर लिया और अगर इसके बाद आपको इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म देखना है तो आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, जो ट्रांसफॉर्म था प्रीवियसली उसमें सिर्फ आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, j ओमेगा का टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऐसी ही है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा। अभी तक आप अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो सिर्फ आपके स्केलिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आया है और इस कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 1/2 पाई का टर्म आया। बाकी सारी चीजें वैसी ही चल रही हैं जैसी आप ऑलरेडी सारी चीजें आपने पढ़ के रखा है। तो ये प्रॉपर्टी, इसका बहुत यूज है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, देखेंगे हम आगे। यहां भी क्या होगा, अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखते हुए अगर आप देखें कि ट्रांसफॉर्म जो मैग्नीट्यूड x ऑफ ओमेगा का है और जो ट्रांसफॉर्म डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का है, उनके मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस आया और फेज एंगल में क्या डिफरेंस आया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा जो भी होगा वो तो यहाँ भी है, उसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और फेज एंगल अगर आप j का टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कितना फेज एंगल ऐड हो जाएगा, 90 डिग्रीज। तो हमने लिखा था वहां पर कि जो डिफरेंशिएटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज एन आइडियल हाई पास फिल्टर विच प्रोवाइड्स अ फेज शिफ्ट ऑफ प्लस 90 डिग्रीज, और ये क्या करता है, ओरिजिन पर एक जीरो ऐड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी। इसी में अगर हम 10th प्रॉपर्टी लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहीं पर अगर हम सिंगल, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ j ओमेगा का टर्म मल्टीप्लाई हुआ। अगर यहीं पर हम ऐसा लिखते कि d बाई डी एन अपॉन डी टी एन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम ले लेते xt का, तो क्या होता, जितने ऑर्डर का आप डेरिवेटिव लेंगे इस j ओमेगा का उतना पावर आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें, जो पहले ट्रांसफॉर्म था xt का। ठीक है, अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो j ओमेगा का पावर 1 मल्टीप्लाई किया। अगर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेते तो यहाँ भी j ओमेगा का पावर आप n मल्टीप्लाई करते। सिर्फ आपको j ओमेगा के पावर n से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी प्रीवियस ट्रांसफॉर्म था x ऑफ ओमेगा में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इस प्रॉपर्टी को हम और मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, या तो आप डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन नाम से पढ़ते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। तो जैसा नाम से क्लियर है, जैसे यहां नाम से क्लियर था डिफरेंशिएशन इन टाइम, तो xt का पता है तो हमें किसका निकालना रहा होगा, d बाई डी टी ऑफ xt का। अब यहाँ डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऐसा कुछ अगर हम जो हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है, प्रॉपर्टी ये कहती है अगर x ऑफ t सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको x ऑफ ओमेगा पता है और अगर हमने इस सिग्नल को टाइम डोमेन में t से मल्टीप्लाई कर लिया, तब जो हमारा सिग्नल बनेगा दैट इज t टाइम्स x ऑफ t
अब इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j टाइम्स d बाई डी ओमेगा ऑफ ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। मतलब अगर आपको xt के लिए ट्रांसफॉर्म पता है और अगर आपने इस सिग्नल को t से टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्रांसफॉर्म पर क्या इफेक्ट होगा, जो भी ट्रांसफॉर्म था आपको उसको अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा और फिर उसमें एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा j। तो इसीलिए यहां पर डिफरेंशिएशन हमारा कहां हो रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया हमने, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, या फिर टाइम डोमेन में हम t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमारा एक और नाम है। जैसे हमने यहां पर लिया वैसे ही बिल्कुल यहां पर भी अगर आप t का पावर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर भी j का पावर 1 आता है मल्टीप्लीकेशन में और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो यहां पर आपको 1 दिख रहा है। अगर यहां पर भी हम t टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया होता अगर हमने xt को, तो अब जो ट्रांसफॉर्म होता दैट विल बी j टू द पावर n dn अपॉन डी ओमेगा पावर n ऑफ x ऑफ ओमेगा। मतलब फिर ट्रांसफॉर्म कैसे मिलता आपको, जितने पावर से आपने t के मल्टीप्लाई किया है टाइम डोमेन सिग्नल को उतने ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, x ऑफ ओमेगा का, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, j के पावर n से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप जानते हैं कि एक सिग्नल है अगर हमारा x ऑफ t दैट इज e टू द पावर माइनस AT ut, इस सिग्नल के लिए आपको ट्रांसफॉर्म पता है, क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा। अगर हमने कोई एक नया सिग्नल ले लिया x1 ऑफ t दैट इज t इंटू xt, मतलब सिग्नल क्या हमारा t इंटू e टू द पावर माइनस ATU ऑफ t, तो अब इस सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा x1 ऑफ ओमेगा यूजिंग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, हमने t टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रांसफॉर्म जो पहले था ये हमारा क्या है, xt का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, तो हमें x1 ऑफ ओमेगा कैसे मिलेगा, इस ट्रांसफॉर्म को हम d बाई डी ओमेगा हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, और इसमें एक टर्म क्या मल्टीप्लाई करेंगे j, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इस सिग्नल x1 ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ j ओमेगा मिल जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो j टाइम्स, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म से लेकर कर लें तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखते हैं आप, फर्स्ट टाइम आपने डिनोमिनेटर फंक्शन को कांस्टेंट रखा और ओमेगा के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर 1 को आपने डिफरेंशिएट किया दैट इज 0, माइनस सेकेंड टाइप आपने न्यूमरेटर 1 को कांस्टेंट रखा और इस a प्लस जे ओमेगा को ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया दैट इज j डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब अगर आप ये वैल्यू देखें इट इज 0 माइनस j, तो माइनस j इंटू जे, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस j टाइम्स j अपॉन a प्लस जे ओमेगा, ठीक है, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अगर आप इस पर और देखना चाहें, सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt दैट इज इक्वल्स टू t इंटू सिंक ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ सिंक ऑफ t। अगर ऐसा कोई सिग्नल है हमारा तो देखिए अब यहां पर कौन कौन से प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे, ये दो सिग्नल्स टाइम में कन्वॉल्व है। मान लीजिए कि हमने कहा कि ये जो हमारा सिग्नल है लेट इट इज x1 ऑफ t, ये जो दूसरा सिग्नल है अगर हमने इसको कह दिया x2 ऑफ t, जो इन दोनों के कन्वॉल्यूशन से मिल रहा है अगर हमने इस तीसरे को नाम दे दिया लेट इट इज x3 ऑफ t। ठीक है, अब अगर आप देखें और जो ये पूरा सिग्नल है हमारा ये t मल्टीप्लाई होकर ये हमारा सिग्नल क्या है x ऑफ t है। तो सबसे पहले किसी भी एक सिग्नल से आप स्टार्ट कीजिए, अगर आप इस x3 ऑफ t को देखें तो ये दो सिग्नल्स के कन्वॉल्यूशन से हमें मिल रहा है, तो अगर आपको इसका ट्रांसफॉर्म पता है इसका ट्रांसफॉर्म पता है तो इस ओवरऑल सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म कैसे मिल जाएगा, ये दोनों टाइम में कन्वॉल्व होकर हमें वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म जो है इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमने किया था x1 ऑफ t दैट इज सिंक ऑफ t दैट इज साइन पाई t अपॉन पाई t, जिसका ट्रांसफॉर्म क्या है फ्रॉम माइनस पाई टू पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, वैल्यू इज 1, ये हमारा x1 ऑफ ओमेगा। सिमिलरली x2 ऑफ t भी हमारा सेम फंक्शन है, तो x2 ऑफ ओमेगा भी क्या हो जाएगा
सेम यही वैल्यू मिल जाएगी आपको, माइनस पाई टू पाई विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा वैल्यू इज 1। ये क्या हो गया हमारा x2 ऑफ ओमेगा। तो अगर हम इस x3 ऑफ ओमेगा के लिए ट्रांसफॉर्म देखें तो ये दोनों के टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन से हमें सिग्नल मिल रहा है x3 ऑफ ओमेगा। तो देयरफॉर x3 ऑफ ओमेगा कैसा होगा, ओमेगा के रिस्पेक्ट में x3 ऑफ ओमेगा दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ x1 ऑफ ओमेगा एंड x2 ऑफ ओमेगा। और हम देख चुके हैं अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्टेंट आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, माइनस पाई टू पाई वैल्यू इज 1। ये हमें क्या मिल गया, x3 ऑफ t के लिए ट्रांसफॉर्म मिल गया। अब ये प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपको xt के लिए ट्रांसफॉर्म पता है तो हम अब उस xt में क्या कर रहे हैं, t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि x3 ऑफ t, इसके लिए ट्रांसफॉर्म हमें पता चल गया, ठीक है। तो अगर हम इस सिग्नल को t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t इंटू x3 ऑफ t, तो क्या होगा ट्रांसफॉर्म, जो भी पहले ट्रांसफॉर्म था उसको हमें ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब आप ऐसे सिग्नल्स को डिफरेंशिएट करना जानते हैं। अगर इस सिग्नल का हम शेप देखें तो इस सिग्नल का शेप कैसा है, पहले ये कांस्टेंट है 0 पर, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है वैल्यू में, वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू 1, फिर ये वैल्यू कांस्टेंट है, फिर ये वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 टू 0 और फिर से ये वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट। तो अगर आप इस सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ ड्रॉ करें d बाई डी ओमेगा ऑफ x3 ऑफ ओमेगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जो थी वो 0 से 1 जा रहा है सिग्नल, तो फाइनल वैल्यू 1 माइनस इनिशियल वैल्यू 0। आप जानते हैं आपको एक पॉजिटिव इंपल्स मिलेगा कहाँ पर, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस पाई, और यहाँ पर वैल्यू हमें कैसी मिलती है, एक नेगेटिव इंपल्स मिलेगा। और इन इंपल्सेस के लिए अगर आप एरिया देखें तो ये वैल्यूज क्या होंगी, +1 एंड -1। ये इंपल्स कहाँ पर है, प्लस पाई पर, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ क्या ड्रॉ किया, जो डिफरेंशिएशन था हमारे x3 ऑफ ओमेगा का, बस हमने उतना ड्रॉ किया। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपने t इंटू xt किया है तो जो पहले सिग्नल था उसके ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट तो करना ही है, और उसमें क्या करना है, एक टर्म j का टर्म मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर आप j का टर्म मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वैल्यू 1 थी, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू j, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1 इंटू j। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इस सिग्नल को हम क्या लिख सकते थे, जो हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्म आ रहा है, इस ट्रांसफॉर्म को अगर आप इंपल्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते तो इसको हम लिख सकते थे j टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा प्लस पाई माइनस j टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस पाई। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्म है, अगर यहाँ पर पाई का भी टर्म होता तो ये साइन का फंक्शन होता, ठीक है। खैर चलिए रहने दीजिए। तो यहाँ से आप इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को इंपल्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर से आप रिप्ले कर लेना सारी चीज़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, टेंशन नहीं लेना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 11th प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम है जैसे आप फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स में जब ये प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि अगर x ऑफ t सिग्नल के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आपको नोन है a के, तो अगर हम इस सिग्नल को -∞ टू t तक अगर हम इंटीग्रेट कर लें x ऑफ टाउ डी टाउ, तो अब नए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की वैल्यू के लिए क्या होता था, जैसे डिफरेंशिएशन में आप j के ओमेगा नॉट का टर्म मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में आप 1/j के ओमेगा नॉट, ये 1/j के ओमेगा नॉट मतलब j के ओमेगा नॉट से आप क्या करते थे, जो भी प्रीवियसली फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स थे उनको डिवाइड करते थे। यहाँ पर जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, एक ये जो k ओमेगा नॉट का टर्म है इसकी जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा, ओमेगा, और ये k की जगह पर क्या लिखते हैं हम, x ऑफ ओमेगा। इतना तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब चेंज क्या आएगा, प्रॉपर्टी कहती है अगर x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है ऑफ ओमेगा, अगर हमने इस सिग्नल को टाइम में इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम -∞ टू t, और फिर हमें जो सिग्नल मिला x ऑफ टाउ डी टाउ, अब अगर इस सिग्नल का हमें ट्रांसफॉर्म देखना है तो प्रॉपर्टी कहती है, जैसे यहाँ तक ये प्रॉपर्टी थी कि ये जो ट्रांसफॉर्म होगा
ये हमें 1 अपॉन जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा प्रीवियस ट्रांसफॉर्म था एक्स ऑफ ओमेगा, इसमें डिवाइड करना होगा जे ओमेगा से, प्लस एक यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आता है जो डीसी टर्म है हमारा, दैट इज पाई टाइम्स एक्स ऑफ 0 डेल ऑफ ओमेगा। अब देखिए ये चीज क्या है, आप जानते हैं ये डेल ओमेगा, जैसे डेल टी, अगर टाइम डोमेन में हमारा कोई इंपल्स है टी के रिस्पेक्ट में, टी इज इक्वल्स टू 0 पर, तो इस सिग्नल को आप क्या बोलते हैं, डेल टी। लेकिन अगर यही चीज ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेल ऑफ ओमेगा। और अगर इस सिग्नल का एरिया 1 है तो हम पीछे कुछ नहीं लिखते, ठीक है। यहां अगर आप देखें तो इस डेल ऑफ ओमेगा के पहले ये जो भी चीज लिखी होती है, आप जानते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसके एरिया को रिप्रेजेंट करती है, या आप कहें सिंपल अगर लैंग्वेज में तो ये उसकी वैल्यू होती है, जो इंपल्स है हमारा उसके स्ट्रेंथ को ये वैल्यू शो करती है, पाई टाइम्स एक्स ऑफ 0। तो अब हमारा जो ये टर्म है, ये टर्म आपको क्या दे रहा है, एक इंपल्स जो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू, इसका जो एरिया है वो एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई टाइम्स एक्स ऑफ 0। वो हमने क्या किया, डेल ओमेगा के पहले लिख दिया। अब इसमें से ये जो एक्स ऑफ 0 है, ये एक्स ऑफ 0 क्या है, जो हमारा एक्स ऑफ ओमेगा है, इस एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, वही चीज ये क्या ले रहे हैं हम, एक्स ऑफ ओमेगा, और ये हमारा डेल ऑफ ओमेगा मतलब एक इंपल्स होगा। तो ये टर्म प्रॉपर्टी कहती है, अगर आप किसी सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म पता है आपको, अगर आपने उस सिग्नल को इंटीग्रेट कर लिया तो उसके लिए जो नया ट्रांसफॉर्म होगा, वो जो पहले ट्रांसफॉर्म था उसमें आपको डिवाइड करना है जे ओमेगा से, और एक हमें डीसी टर्म लेना है, मतलब डीसी के लिए ही आपका कांस्टेंट के लिए जो वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो क्या आती है, इंपल्स आता है। तो ये इंपल्स आएगा जिसकी वैल्यू कितनी लेनी है आपको, पाई टाइम्स एक्स ऑफ 0। ये एक्स ऑफ 0 कैसे मिलेगा, आपको पहले पता है कि एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा क्या है, उस एक्स ऑफ ओमेगा में ओमेगा की जगह क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम, उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ले लें एक, कि लेट क्वेश्चन इज फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी। हमने देखा था जब पहला लेक्चर फूरियर ट्रांसफॉर्म पे आया हमारा, कि हम सारे सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी इससे नहीं निकाल सकते। किन के लिए नहीं निकाल सकते, जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स नहीं है। वैसे ही ये सिग्नल है हमारा ut जो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू जिसकी है 1। अगर आप इस सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल नहीं है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी तो वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। तो ऐसे केसेस में आप यूज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए हम जानते हैं अगर हम इस ut को इम्पल्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या रिलेशन है हमारा इम्पल्स का, ut इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t डेल ऑफ टाउ डी टाउ। ये हमने रिलेशन पढ़ा है कि अगर हम इम्पल्सेस का इंटीग्रेशन ले लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t तो ये हमें क्या दे देता है, यूनिट स्टेप फंक्शन ut दे देता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब और हम क्या पढ़ चुके हैं अभी कि डेल t का ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें वी हैव, अगर सिर्फ डेल t होता तो इस डेल t का ट्रांसफॉर्म हमें पता है वैल्यू कितनी है 1। मतलब अगर ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर ये हमारा डेल t है जो एक इम्पल्स है कहाँ पर एट t इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू 1, ये अगर सिग्नल है हमारा डेल t तो इसका ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1, ठीक है। तो अगर ये हमारा टाइम डोमेन में इम्पल्स है तो ये हमारा x ऑफ ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कांस्टेंट कितने मैग्नीट्यूड का, कांस्टेंट 1 मैग्नीट्यूड का। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, अप्लाइंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अगर हमें डेल t का ट्रांसफॉर्म पता है तो जो ut सिग्नल है दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t डेल ऑफ टाउ डी टाउ, इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से, जो पहले ट्रांसफॉर्म था, पहला टर्म तो क्या करना है हमें, उसमें जे ओमेगा से डिवाइड करना है। तो पहले ट्रांसफॉर्म कितना था 1, तो एक टर्म तो हमें क्या लेना है 1 अपॉन जे ओमेगा इंटू 1 लेना है, ठीक है। प्लस दूसरा टर्म पाई टाइम्स
एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल ऑफ ओमेगा, ये हमारा एक्स ऑफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम है। एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो भी कितनी दिख रही है हमें, 1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, हर जगह ही इसकी वैल्यू 1 है। हो सकता है ट्रांसफॉर्म कुछ और होता जो टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएबल होता, तो भी आपको कहाँ की वैल्यू देखनी थी, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमारा ये टर्म है एक्स ऑफ जीरो, इस एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू हमें साथ में क्या लिखना है, डेल ऑफ ओमेगा। तो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म कि अगर यूटी के लिए ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो यूटी के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। अब इसका क्या यूज है, अभी हम इस पर देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी दैट इज सिग्नम ऑफ टी। सिग्नम फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए फिर भी एक बार अगर हम इसको रिकॉल कर लें फिर से, ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, जिसकी वैल्यू एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, वैल्यू हमारी क्या है, मतलब टी लेस देन जीरो पर क्या है वैल्यू -1 और टी ग्रेटर देन जीरो पर क्या है वैल्यू +1। तो अगर आपको ऐसे सिग्नल एक्स ऑफ टी, सिग्नम ऑफ टी के लिए अगर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, बहुत सारे तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हर तरीके से देखते हैं हम, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उन प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, अगर आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के सॉल्यूशंस अगर देखें तो ये 1 लाइन सॉल्यूशन है आपका। अगर आप इस सिग्नम ऑफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं डी बाई डी टी ऑफ सिग्नम ऑफ टी, इधर आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, -∞ से 0 तक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इधर भी आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो 0 के बाद भी क्या होगा 0। बस t इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है, और ये वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, फ्रॉम -1 टू +1। तो बस इसी t इज इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पर ही आपको डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मिलेगा, और वो वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप सिग्नम ऑफ t को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको सिर्फ एट t इज इक्वल्स टू 0 एक इम्पल्स मिलता है, जिसकी वैल्यू आप कितनी लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अगर कोई हमारा एक इम्पल्स है जिसके लिए एरिया 2 है और वो एग्जिस्ट कर रहा है t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल t, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा सिग्नम ऑफ t है, सिग्नम ऑफ t, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारी, सपोज हमने इसको xt मान लिया कि जो हमारा फंक्शन है सिग्नम xt, उसकी वैल्यू क्या है, सिग्नम ऑफ t है। और अगर हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया तो d बाई डी टी ऑफ xt की वैल्यू क्या है, ट्वाइस डेल t है, ठीक है। हमें xt का ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, लेट इट इज x ऑफ ओमेगा। तो अगर हम अब इस इक्वेशन में टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड में फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, तो अगर xt का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी d बाई डी टी ऑफ xt का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अभी हमने डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी पढ़ी, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे उतना j ओमेगा का टर्म उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अगर xt का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो d बाई डी टी ऑफ xt के ट्रांसफॉर्म को क्या लिखेंगे आप, j ओमेगा टाइम्स x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, इधर अगर हम ट्रांसफॉर्म लें तो 2 तो कांस्टेंट है और डेल टी का ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1, तो इसलिए इधर की ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो j ओमेगा टाइम्स x ऑफ ओमेगा इज 2, देयरफॉर x ऑफ ओमेगा इज व्हाट, 2 अपॉन j ओमेगा। जो हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था सिग्नम ऑफ t के लिए, xt अगर हमारा सिग्नम ऑफ t था तो इसका ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा क्या मिल गया हमें, 2 अपॉन j ओमेगा मिल गया। एक और मेथड अगर आप देख लें, ये जो सिग्नम ऑफ t है, जो हमारा x ऑफ t है सिग्नम ऑफ t, हम जानते हैं इस सिग्नल को हम और कैसे लिख सकते थे, 2ut माइनस 1 लिख सकते थे, ठीक है। ये आपने देखा है, अगर आप 2ut ड्रॉ करते हैं तो 2ut का मतलब एक ऐसा स्टेप फंक्शन जिसकी वैल्यू 2 है,
ये हमारा 2ut फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इस सिग्नल को आप क्या कहेंगे 2ut। और कांस्टेंट 1 का क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू हर जगह कितनी है 1 है। ये क्या हमारा सिग्नल कांस्टेंट 1। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सेम यही सिग्नल मिलेगा। राइट हैंड साइड में 2 - 1 1 वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 - 1 क्या वैल्यू मिलेगी -1। मतलब हम सिग्नम ऑफ t को ऐसा लिख सकते हैं 2ut - 1। अब अगर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करें, हमें x ऑफ ओमेगा फाइंड करना है, तो हम इंडिविजुअली अगर इसका ट्रांसफॉर्म देख लें, इसका ट्रांसफॉर्म देख लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमें वही ट्रांसफॉर्म मिलना चाहिए। तो वी हैव, हमें पता है ut के लिए जो ट्रांसफॉर्म है अभी हमने कैलकुलेट किया, ut का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/j ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा, ये ut का ट्रांसफॉर्म है। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देयरफॉर 2ut का ट्रांसफॉर्म क्या होगा 2/j ओमेगा प्लस 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। ये 2ut का ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट कर लिया, और 1 का भी ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि 1 का ट्रांसफॉर्म क्या होता है 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। ये आपने कांस्टेंट पे ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड किया था। दोनों पार्ट्स का ट्रांसफॉर्म आपको पता चल गया, तो देयरफॉर ओवरऑल x ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी x1 ऑफ ओमेगा 2ut का ट्रांसफॉर्म दैट इज 2/j ओमेगा प्लस पाई टाइम्स प्लस 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा, और माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म दैट इज 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। ये 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा कैंसिल होकर फाइनली आपको यहां से भी क्या वैल्यू मिल जाती x ऑफ ओमेगा इज व्हाट 2/j ओमेगा। तो देयरफॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम ऑफ ओमेगा इज x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2/j ओमेगा। ये सेकंड मेथड हो गया आपके लिए। अगर इसी सिग्नम ऑफ t को आप देखें तो एक थर्ड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम इसी सिग्नम ऑफ t को, जो हमारा x ऑफ t है सिग्नम ऑफ t, आप जानते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस t। ये फंक्शन हमारा u ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t जिसकी वैल्यू है 1, और अगर आप u ऑफ माइनस t लेंगे तो वो फंक्शन कैसा होता है u ऑफ माइनस टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 वैल्यू इज 1। अगर आप इसमें से इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए फिर से वैसा ही वैल्यू वैसी ही मिल जाएगी, जो हमारा क्या दे देगा हमें सिग्नम ऑफ t दैट इज u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी। मतलब ये रिजल्ट भी सही है। अब आपको पता है कि ut का ट्रांसफॉर्म क्या होती है वैल्यू 1/j ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, अगर आप टाइम रिवर्सल, इसके लिए तो पता चल गया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ओवरऑल ट्रांसफॉर्म के लिए दोनों ट्रांसफॉर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ut के लिए तो पता था 1/j ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, अगर आप इसमें टाइम रिवर्सल यूज कर लें, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, तो अगर आप टाइम रिवर्सल यूज करेंगे तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा u ऑफ माइनस टी। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर xt के लिए ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो x ऑफ माइनस टी का ट्रांसफॉर्म x ऑफ माइनस ओमेगा। मतलब यहाँ ट्रांसफॉर्म में भी जहां ओमेगा है वहां आपको क्या पुट करना है माइनस ओमेगा पुट करना है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/j टाइम्स माइनस ओमेगा प्लस पाई इंटू डेल ऑफ माइनस ओमेगा दैट इज माइनस 1/j ओमेगा प्लस, आप जानते हैं इंपल्स फंक्शन इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन है तो डेल ऑफ माइनस ओमेगा आपको क्या देगा डेल ऑफ ओमेगा ही देगा। तो देयरफॉर इट विल बी पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। इसका ट्रांसफॉर्म मिल गया, इसका ट्रांसफॉर्म मिल गया, देयरफॉर ओवरऑल सिग्नल xt का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा क्या लिखेंगे हम ut का ट्रांसफॉर्म दैट इज 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा माइनस 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ऑफ ओमेगा। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और माइनस साइन प्लस 1/j ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2/j ओमेगा, और ये पाई डेल ओमेगा माइनस पाई डेल ओमेगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर से आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या वैल्यू मिल गई 2/j ओमेगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करके आप एक ही सिग्नल्स के लिए ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें
कि जैसे रेक्टेंगुलर फंक्शन है उसके लिए भी आप अगर देख लें एक बार, यहाँ स्पेस है हमारे पास, कि अगर सपोज जैसे हमने कहा था कि ये कोई रेक्टेंगुलर फंक्शन है, जैसे -τ/2 से लेकर τ/2 तक t के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू है 1, सपोज ये हमारा x ऑफ t है जिसको हमने क्या नाम दिया था, a रेक्टेंगल ऑफ t अपॉन टाउ, और हमने क्या कहा था इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा τ/2 होगी वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इसका अगर हम ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं करते, अगर हम इस सिग्नल को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते t के रिस्पेक्ट में, अगर हम d/dt ऑफ xt ड्रॉ कर लेते, तो आप जानते हैं यहाँ आपको पॉजिटिव इंपल्स मिलता, कितने मैग्नीट्यूड का, a मैग्नीट्यूड का, और यहाँ आपको नेगेटिव इंपल्स मिलता -a। ये वैल्यू कहाँ पर, -τ/2 पर, और ये वैल्यू कहाँ पर, +τ/2 पर। तो ये जो d/dt ऑफ xt है, इस d/dt ऑफ xt को हम इंपल्सेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, a डेल ऑफ t प्लस τ/2 एंड प्लस माइनस a डेल ऑफ t माइनस τ/2, ऐसा लिख सकते हैं हम। जो -τ/2 पर इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ t प्लस τ/2, उसके लिए फंक्शन लिखेंगे, एरिया 1 है तो हमने पीछे a लिखा, यहाँ -a है तो -a, ये इंपल्स प्लस τ/2 पर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन हमने लिखा डेल ऑफ t माइनस τ/2, ठीक है। अब अगर इसको आप चाहें तो एक और लिख सकते थे कि d/dt ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट, अगर आप बाहर कर लें तो डेल ऑफ t प्लस τ/2 माइनस डेल ऑफ t माइनस τ/2, ऐसा लिख सकते थे आप। अब अगर हम दोनों तरफ फिर से ट्रांसफॉर्म ले लें, टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म्स बोथ साइड्स, तो अगर xt का ट्रांसफॉर्म जिस सिग्नल के लिए हमें चाहिए था, अगर उसका ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा एज्यूम कर रहे हैं हम, तो d/dt ऑफ xt का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता, यहां से अगर हम देखें तो इसको क्या लिखते हम, j ओमेगा टाइम्स x ऑफ ओमेगा। इस तरफ का ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, सिर्फ xt होता तो ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, d/dt ऑफ xt था इसलिए ट्रांसफॉर्म j ओमेगा टाइम्स x ऑफ ओमेगा। और इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू a तो कांस्टेंट है, डेल t का ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो डेल ऑफ t प्लस τ/2 का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e टू द पावर j ओमेगा τ/2 माइनस फिर से डेल t का ट्रांसफॉर्म 1 यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस j ओमेगा τ/2, ठीक है। इतने फंक्शन को आप क्या लिख सकते थे, अगर यहाँ नीचे अगर ये 2j होता, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें x ऑफ ओमेगा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो देयरफॉर x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू a अपॉन ओमेगा, ये j ओमेगा का टर्म हम इधर डिवाइड करेंगे तो हमने ओमेगा यहाँ लिख लिया, और e टू द पावर j ओमेगा τ/2 माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा τ/2 यहाँ पर डिवाइडेड बाई ये j हमने यहाँ लिख लिया। अभी भी 2 की कमी है तो हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2a अपॉन ओमेगा इंटू इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, साइन ऑफ ओमेगा τ/2, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा जो x ऑफ ओमेगा आ गया हमारे पास, ये देखिए अगर हम यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा हमारा ये पोर्शन, तो हमारे पास जो x ऑफ ओमेगा फाइनली वैल्यू आई है, x ऑफ ओमेगा इज 2a अपॉन ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा τ/2। अगर हमें इसको सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते, साइन x अपॉन x का फंक्शन होना चाहिए, तो ये ओमेगा τ/2 है तो यहाँ हमने ओमेगा τ/2 से डिवाइड भी कर दिया, और अगर ओमेगा τ/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अब इस x ऑफ ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, a टाउ, और इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा τ/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यही चीज़ हमने पहले भी यही रिजल्ट आया था हमारे पास, तो उसी को आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज़ करके भी हम बहुत इजीली ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको रेक्टेंगुलर फंक्शंस, ट्रायंगुलर फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं तो आप उनको डिफरेंशिएट करते जाइए। कब तक कीजिए, जब तक फाइनली वो आपको इम्पल्स नहीं दे दें, और आपको पता है
अगर हम स्टेप को, अगर रैंप को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्टेप मिलता है, स्टेप को डिफरेंशिएट करते हैं तो इम्पल्स मिलता है। तो जैसे अगर कोई ट्राइंगुलर फंक्शन होता है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप एक सिग्नल लेना फ्रॉम -τ/2 टू +τ/2, ये वैल्यू a विथ रिस्पेक्ट टू t, इस x ऑफ t के लिए आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिएगा। और कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? आप इस सिग्नल को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इधर यूनिट जो पॉजिटिव स्टेप मिलेगा, इस तरफ ये रैंप का स्लोप डिक्रीजिंग है तो आपको नेगेटिव स्टेप मिलेगा। एक बार उसको और डिफरेंशिएट करोगे आप तो फिर आपको इम्पल्सेस मिलेंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम अगले जो भी होंगे न्यूमेरिकल वाले यूनिट्स उसमें देखेंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज रिमेनिंग है पहले हम उनको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, 11 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। 12th प्रॉपर्टी या एक प्रॉब्लम हम और कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 2/t प्लस पाई टाइम्स डेल ऑफ t, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सिग्नल दिखे तो आप, ये प्रॉब्लम हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी जैसे हमने सिग्नम ऑफ t का ट्रांसफॉर्म देखा, क्या वैल्यू थी 2/j ओमेगा। तो जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखता है जिसमें डिनोमिनेटर में t है और उसके लिए अगर आपको ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो आप तुरंत, आपको याद आ जाना चाहिए कि हमारे पास सिग्नम ऑफ ओमेगा है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्नम ऑफ t का ट्रांसफॉर्म 2/j ओमेगा। तो अगर हम इस पूरे सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं, सपोज हमने इसको मान लिया x1 ऑफ t, इस सिग्नल को अगर हमने मान लिया x2 ऑफ t, तो फिर से क्या करेंगे हम, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करके दोनों के लिए इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म फाइंड करके उनको ऐड करेंगे। तो वी हैव, हमें पता है कि सिग्नम ऑफ t, इस सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी है 2/j ओमेगा। हमें किसका चाहिए, सिर्फ 2/t का चाहिए। अगर हम ड्यूअलिटी यूज करते तो यहां से 2/jt का ट्रांसफॉर्म मिलता। तो यहां से j टर्म हटाने के लिए अगर आप चाहें तो दोनों साइड j टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो j टाइम्स सिग्नम ऑफ ओमेगा, सिग्नम ऑफ t, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा इधर अगर आप j टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2/ओमेगा। अब यहां पर अगर आप ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो अप्लाइंग ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, तो ये जो 2/ओमेगा है, अगर यहां पर हमने ओमेगा की जगह t पुट कर दिया तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा 2 पाई टाइम्स जो भी हमारा x ऑफ t था, ये सिग्नल अभी x ऑफ t क्या है, इसके लिए जो इनवर्स हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है, j सिग्नम ऑफ, जहां भी t है वहां पर हम जानते हैं हमें किसे रिप्लेस करना है, माइनस ओमेगा से रिप्लेस करना है। तो देखिए सिग्नम ऑफ ओमेगा कैसा होता है, जैसे सिग्नम ऑफ t के रिस्पेक्ट में आप बनाते हैं वैसे ही अगर आप ओमेगा के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1, तो यही सिग्नल क्या कहलाएगा, सिग्नम ऑफ ओमेगा कहलाएगा। अब ये सिग्नल आपको कैसा दिख रहा है, ऑड सिग्नल दिख रहा है। तो अगर ऑड सिग्नल के लिए हम जानते हैं कि x ऑफ -t इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ xt होती है वैल्यू। तो सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ ओमेगा के बराबर होगा। तो इसलिए ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, देयरफॉर 2/t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी वैल्यू, इसको हम माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं, तो -2πj सिग्नम ऑफ ओमेगा। ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ t का फाइंड कर लिया हमने। दूसरा ट्रांसफॉर्म बहुत ही ईजी है, हम जानते हैं डेल t का ट्रांसफॉर्म क्या होती है वैल्यू 1। तो अगर हमने इधर इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी क्या हो जाएगा, बस पाई से मल्टीप्लाइड हो जाएगा सिग्नल। तो देयरफॉर ओवरऑल x ऑफ ओमेगा दैट इज ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ ओमेगा प्लस x2 ऑफ ओमेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2πj सिग्नम ऑफ ओमेगा प्लस पाई। ये हमारा ओवरऑल x ऑफ ओमेगा आ गया। इसी पर अगर आप थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम और देख लें, जैसे देखिए अगर आप कम्युनिकेशन जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपने एक टर्म देखा होगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, अगर किसी सिग्नल का xt का ट्रांसफॉर्म हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म x हैट ऑफ t हो तो वहां पर आप लिखते हैं x हैट ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/πt कन्वॉल्व्ड विथ x ऑफ t। ठीक है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करता क्या है, आपको -π/2 का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जैसे आप कम्युनिकेशन में अगर आप जाएंगे
तो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्स हैट ऑफ टी सिग्नल टाइम डोमेन में कैसे मिलता है हमें, 1/πt कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ टी। तो अगर आपको इसके लिए ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से कि अगर हम इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म निकाल लें, इसका तो ट्रांसफॉर्म एक्स टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा यूज कर लेंगे, तो अगर इसका ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो ओवरऑल एक्स हैट ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड विथ एक्स टी का ट्रांसफॉर्म दैट इज एक्स ऑफ ओमेगा। तो हमारा टास्क क्या है, 1/πt का हमें ट्रांसफॉर्म निकालना है। फिर से आपको डिनोमिनेटर में t का टर्म दिख रहा है, तो फिर से हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, वी हैव अगेन सिग्नम ऑफ t, इसका ट्रांसफॉर्म क्या है 2/j ओमेगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर 1/πt का टर्म चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्म में क्या होना चाहिए 1/π ओमेगा होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें 2 नहीं चाहिए और j नहीं चाहिए। तो यहाँ अगर हम सिग्नल को j/2 से मल्टीप्लाई कर देते, पहले j/2 सिग्नम ऑफ t, इधर भी j/2 से मल्टीप्लाई करते तो ये टर्म क्या होता, सिर्फ 1/ओमेगा होता। लेकिन हमें 1/πt चाहिए, तो अब हम क्या करें, दोनों तरफ पाई से डिवाइड अगर कर दें तो j/2π सिग्नम ऑफ t, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1/π ओमेगा होगी। अब ये ठीक है, अब ये 1/π ओमेगा आ गया। अब अगर हम इस पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, तो अप्लाइंग ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या होगी वैल्यू, अगर हम 1/πt का ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, यहां हमने अगर ओमेगा की जगह t पुट कर दिया, तो इस सिग्नल में, इस सिग्नल को हमें 2π से मल्टीप्लाई करना है, और जहां भी t है उसकी जगह पर क्या पुट करना है, -ओमेगा पुट करना है। मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी इसके ट्रांसफॉर्म की, 2π टाइम्स j/2π इंटू सिग्नम ऑफ ओमेगा की जगह -ओमेगा। अभी हमने देखा सिग्नम ऑफ -ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो ये 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 1/πt का ट्रांसफॉर्म, ये आपने देखा वैल्यू क्या होगी -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। ये सिग्नम ऑफ -ओमेगा को हमने माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ ओमेगा लिख लिया। तो देयरफॉर अगर हम ट्रांसफॉर्म एक्स हैट ऑफ ओमेगा देखें, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, तो एक्स हैट ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इसका ट्रांसफॉर्म कितना मिला -j सिग्नम ऑफ ओमेगा, और मल्टीप्लिकेशन, ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर टाइम डोमेन में कन्वॉल्व है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा फिर से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, तो वहाँ आप ये चीज़ यूज़ करते होंगे कि सिग्नम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, -j सिग्नम ऑफ ओमेगा टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा। जैसे अगर आपको फाइंड करना होता, फाइंड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फॉर x ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ओमेगा सी टी, इसका अगर आपसे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पूछते तो पहले आपको x ऑफ ओमेगा देखना होगा। तो x ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, cos ओमेगा सी टी के लिए ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। कॉस हो या साइन हो, उसमें सिर्फ दो ही इंपल्सेज होते हैं जिनके लिए स्ट्रेंथ पाई होती है, और कहाँ कहाँ इंपल्सेज होते हैं, प्लस माइनस दिस वैल्यू, माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी पर। ये तो हमारा एक्स ऑफ ओमेगा आ गया, और सिग्नम ऑफ ओमेगा तो हमें पता है। देखिए अगर हम सिग्नम ऑफ ओमेगा ड्रॉ करते तो ये हमारा सिग्नम ऑफ ओमेगा है, लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है, माइनस जे टाइम सिग्नम ऑफ ओमेगा। अगर इस सिग्नम ऑफ ओमेगा को हम माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वैल्यू जो यहाँ +1 है वो कैसी दिखेगी, माइनस जे, और जो वैल्यू -1 है वो कैसी दिखेगी, प्लस जे। तो अगर आप यहीं ड्रॉ करें, ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज हमने ड्रॉ किया तो आपको नेगेटिव साइड में ये वैल्यू दिखेगी प्लस जे, और पॉजिटिव साइड में ये वैल्यू आपको दिखेगी माइनस जे। ये सिग्नल कौन सा है, माइनस जे टाइम्स सिग्नम ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ये क्या हो गया हमारा सिग्नल, माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स ऑफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। एक्स ऑफ ओमेगा हमारा कैसा फंक्शन है, जिसमें दो इंपल्सेस हैं, दोनों इंपल्सेस के लिए एरिया कहें या स्ट्रेंथ, वो वैल्यूज कितनी है, पाई है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी सिर्फ कहाँ कहाँ मिलेगा, जहाँ जहाँ ये इंपल्सेस हैं, मतलब माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी पर ही आपको वैल्यूज मिलेंगी। और ये वैल्यूज किसके बराबर होंगी, जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, अब ठीक है, नीचे मैं पूरा नहीं बना पाऊंगा, छोटा सा दिखेगा आपको, वो आप समझ लेना। तो यहाँ से अगर आप
एक्स हैट ऑफ ओमेगा ड्रॉ करते, दैट इज माइनस जे टाइम्स सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा, तो आपको इम्पल्सेस ही मिलते। ये प्लस है तो प्लस जे इंटू प्लस पाई, मतलब यहां पर आपको पाई जे वैल्यू मिलती एट माइनस ओमेगा सी, और यहां क्या वैल्यू मिलती, प्लस पाई इंटू माइनस जे, मतलब यहां क्या वैल्यू मिलती, माइनस पाई जे वैल्यू मिलती एट प्लस ओमेगा सी। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्म को देखें तो एक्स हैट ऑफ ओमेगा मे बी रिटन एज पाई जे टाइम्स, अगर हम इसको लिखें तो डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ये इस टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आप देखें ये वैल्यू पाई जे टाइम्स, ये वैल्यू यहाँ प्लस है साइन और यहाँ माइनस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे पाई अपॉन जे टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ऑफ डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ठीक है। अगर हम जे को नीचे कर लेंगे मतलब माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये किसका ट्रांसफॉर्म है, साइन ओमेगा का, जो साइन ओमेगा सी टी के लिए अगर आप फुरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो सेम वैल्यू आती है। तो अगर उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म एक्स हैट ऑफ ओमेगा की वैल्यू इतनी है तो देयरफॉर एक्स हैट ऑफ टी क्या होगा, साइन ओमेगा सी टी। तो देयरफॉर अगर हम कॉस ओमेगा सी टी का अगर हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, साइन ओमेगा सी टी वैल्यू आती है। वैसे भी अगर आप 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट देंगे नेगेटिव, तो cos ओमेगा सी टी माइनस 90 डिग्रीज दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है। ये हमारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो हम एक्चुअली प्रॉपर्टीज कर रहे थे, ये 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो गए। तो प्रॉपर्टी जो थी हमारी नेक्स्ट, दैट इज 12th प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर अगर हम देखें फुरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, ये एक अगर हम अलग से एक टेक्निक अपने पास रखना चाहें कि अगर हमारे पास फुरियर ट्रांसफॉर्म जिनका हमें कैलकुलेट करना है, अगर वो सिग्नल्स कैसे हैं, पीरियोडिक है, तो हमने इतना जो फुरियर सीरीज में टाइम अपना एक दिया है उसका हम कुछ यहाँ पर उससे बेनिफिट अगर ले सके, तो एक चीज तो आपको हमेशा क्या याद रखनी है, फुरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्क्रीट इन नेचर। ये चीज आप आगे भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इन सैम्पलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड वाइस वर्सा। अगर कोई चीज टाइम में डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी में कैसी होगी, पीरियोडिक होगी। अगर कोई चीज टाइम में पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी में कैसी होगी, डिस्क्रीट होगी। ये रिलेशन हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर हम फुरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं किसी पीरियोडिक सिग्नल का, अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है, अगर हम उसके लिए फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जानते हैं तो उसे डायरेक्टली हम फुरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। एक्स ऑफ ओमेगा इज गिवन एज 2 पाई टाइम्स समेशन k is equals to minus infinity to plus infinity Fourier series coefficients of that periodic signal into del of omega minus k omega naught। ये हमारा ट्रांसफॉर्म दे देगा हमें किसके लिए, फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। ये ओमेगा नॉट क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं जो नोन है, कैसे, पीरियोडिक इन नेचर। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये तो हमें पता है कि cos ओमेगा सी टी के लिए ट्रांसफॉर्म ये होता है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। इसी रिजल्ट को अगर हम वेरीफाई करते यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो अगर हमारे पास होता एक्स टी इज इक्वल्स टू cos ओमेगा सी टी, ठीक है, जहां पर ओमेगा सी ही हमारे लिए क्या है, ओमेगा नॉट है। सपोज हमने इसको ओमेगा नॉट ही लिख लिया, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं इस सिग्नल के लिए जो ए के की वैल्यूज आती हैं वो 2 ही वैल्यूज होती हैं। आप इसके लिए ए के ड्रॉ कर चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू के। ये वैल्यूज कौन कौन सी हैं, -1 और +1 पर ये दोनों वैल्यूज 1/2 एंड 1/2, ये हमारा ए के का स्पेक्ट्रम था विथ रिस्पेक्ट टू के। तो हम जानते हैं a -1 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड a1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें तो देयरफॉर x ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई टाइम्स समेशन में हमें 2 ही वैल्यूज ए के की लेनी है, इसलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। ए के की वैल्यू जब k इज इक्वल्स टू +1 लेंगे
तो 1/2 इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस के की वैल्यू आपने +1 लिया, तो प्लस ओमेगा मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और प्लस जब आप a -1 ले रहे हैं के की वैल्यू -1, तो इंटू डेल ऑफ के की वैल्यू अगर आप -1 लेंगे तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 इंटू माइनस दैट विल बी प्लस ओमेगा नॉट। 1/2 कांस्टेंट बाहर लेकर कैंसिल कर दीजिए तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, जैसा रिजल्ट आपका नोन था जो आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो देखिए कॉस ओमेगा सी टी का ट्रांसफॉर्म आप कितने तरह से फाइंड कर सकते हैं। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करके आपने फाइंड किया, यहाँ आपने इसके लिए पीरियोडिक सिग्नल्स को लेकर फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लेकर आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट टाइम में आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, क्वेश्चंस आपसे जरूर बनेंगे। अगर सपोज हमारे पास होता x ऑफ t इज समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस के टी नॉट। ये क्या हमारा पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है, ये हम देख चुके हैं, इसके लिए pt नाम दिया था हमने और यहाँ पर सिर्फ kt लिखा था। मतलब ये ऐसा इम्पल्स ट्रेन है जिसमें हर t0 ड्यूरेशन पर एक इम्पल्स आ रहा है, जिसके लिए सारे इम्पल्सेस का एरिया कितना है, 1 है। अगर ऐसे सिग्नल के लिए हमें फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकाले थे हमने, तो हमने फाइंड किया था इनके लिए जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ k, और उन सब की वैल्यू कितनी होगी, 1/t0। ये हमने देखा था, वहां t लिया था तो 1/t, और हमने ऐसा लिखा था फॉर ऑल k, ठीक है। तो अगर हमें ak की वैल्यू पता चल गई तो यूजिंग यही फॉर्मूला अगर हम फिर से यूज करें तो x ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई टाइम्स, अब जो हम ak लिखते हैं ये ak हमारा k से इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इस ak की वैल्यू को जो 1/t0 है उसको हम समेशन से बाहर ले सकते हैं। तो अगर आपने समेशन से बाहर ले लिया तो 2 पाई इंटू 1/t0 समेशन फॉर k इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞, अंदर क्या चीज बची, सिर्फ डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो फिर से देखिए अब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है 2 पाई अपॉन t0 को आप क्या कह सकते हैं, ओमेगा नॉट। मतलब अब जो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसमें भी इम्पल्सेस ही हैं। कहाँ कहाँ पर इम्पल्सेस हैं, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 0 पर, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर, ओमेगा नॉट पर, 2 ओमेगा नॉट पर, 3 ओमेगा नॉट, ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी। तो हमने फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स में भी देखा था कि अगर पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है तो उसके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स भी पीरियोडिक इम्पल्सेस ही थे, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है, ये भी हमारा क्या है, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन ही मिलेगा, लेकिन अब उनमें सारे इम्पल्सेस की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ओमेगा नॉट, और वो कितने कितने ड्यूरेशन पर होंगे, ओमेगा नॉट ड्यूरेशन पर होंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। एक अगर हम और देखें यहाँ पर, जैसे हम जब फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कर रहे थे तो वहां पर हम पीरियोडिक सिग्नल्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने पार्सेवल्स थ्योरम पढ़ा था जो हमें क्या दे रहा था, वैल्यू, पावर की वैल्यू दे रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पर जो सिग्नल्स थे वो कैसे सिग्नल्स थे, सभी पावर सिग्नल्स थे। अब जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे सिग्नल्स के लिए कर रहे हैं जो कैसे हैं, नॉन पीरियोडिक हैं। तो जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे उनके लिए हम जो पार्सेवल्स थ्योरम डिफाइन करते हैं उनको हम पार्सेवल्स थ्योरम फॉर एनर्जी सिग्नल्स अगर हम नाम दें, तो थर्ड यहां से आप ले सकते हैं पार्सेवल्स थ्योरम फॉर एनर्जी सिग्नल्स। तो अगर आप उस पार्सेवल्स थ्योरम को याद करें तो वो पार्सेवल्स थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई सिग्नल है x ऑफ t तो उस सिग्नल में कंटेन्ड टोटल एवरेज पावर की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, अगर हम k इज इक्वल्स टू -∞ से +∞ तक जितने फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं अगर उन सभी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का क्या ले लें, समेशन ले लें। मतलब इंडिविजुअली हर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट में जितना पावर है उन सब का एल्जेब्रिक सम हमें क्या देगा, टोटल एवरेज पावर कंटेन्ड इन दैट पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन अब अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी। तो पार्सेवल्स थ्योरम अब कहता है कि पार्सेवल्स थ्योरम को यूज करके कि एनर्जी ऑफ सिग्नल x ऑफ t कैन बी इवेल्युएटेड इफ यू हैव द ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट सिग्नल x ऑफ ओमेगा। अगर xt के लिए ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा आपको पता है तो उस x ऑफ t सिग्नल की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं
1/2 times integration from minus infinity to plus infinity magnitude of x of omega whole square d of omega। ठीक है, ये रिलेशन जैसा यहाँ पर समेशन होता था, क्योंकि वो चीज़ कैसी होती थी, डिस्क्रीट। अगर ये ट्रांसफॉर्म हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए देख रहे हैं, तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, एक एक की जगह पर क्या आ गया, एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। अब जैसे आपने पावर को इक्वेट किया था कि जो पावर होता है ये 1/2t उस फॉर्म में, तो ऐसे ही यहाँ पर आप एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ टी सिग्नल के लिए एनर्जी को कैसे डिफाइन किया आपने, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा। आपके फिर से चेंज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अगर यहाँ पर d बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ भी वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें कब क्लियर होंगी, जब आप इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करना सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब हम लास्ट यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो थ्योरी के नाम पर हमारे लिए अभी यहाँ लास्ट ही होगा, वो कि इम्प्लीमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इन LTI सिस्टम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इन LTI सिस्टम्स। ठीक है, LTI सिस्टम आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर ये कोई LTI सिस्टम हो, जब हम कॉन्वोल्यूशन टॉपिक कर रहे थे तो वहां पर अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स ht आपको पता हो, तो किसी भी आर्बिट्ररी इनपुट xt के लिए आप आउटपुट बता सकते थे y ऑफ t, जिसकी वैल्यू क्या लिखते थे हम, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t। अब आपने अभी पढ़ा कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमें दोनों तरफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें लेना हो, तो टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, yt के फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर हमने y ऑफ ओमेगा नाम दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ h ऑफ ओमेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जो ht होता है टाइम डोमेन में, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट, और जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन और सिस्टम फंक्शन। तो अगर आप यहाँ से h ऑफ ओमेगा आपको फाइंड करना होता, तो देयरफॉर h ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, y ऑफ ओमेगा अपॉन x ऑफ ओमेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई होता कि अ कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन एज, इस टाइप की कोई भी वैल्यू गिवन होती कि सपोज d2 yt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dy ऑफ t अपॉन dt प्लस 5 टाइम्स y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स dxt अपॉन dt प्लस 3 इंटू x ऑफ t। और आपसे अगर पूछा जाता कि फाइंड सिस्टम फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अभी हम बस ये बेसिक चीज ले रहे हैं कि अगर हमसे क्या पूछा जाता, सिर्फ ht पूछा जाता, सिस्टम फंक्शन h ऑफ ओमेगा पूछा जाता, तो जो भी आपको जब भी इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए, ठीक है, तो अगर आपके पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म। अभी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक में हैं, तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, अगर हम इस इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, अगर हम एज्यूम कर लें कि yt के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे हम यहाँ पर, अगर हम एज्यूम कर लें कि yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा है और xt का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, अगर yt का ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा है तो dyt अपॉन dt, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, j ओमेगा टाइम्स जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्म था y ऑफ ओमेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो, जैसे यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j ओमेगा का होल स्क्वायर टाइम्स जो yt का ट्रांसफॉर्म है y ऑफ ओमेगा, प्लस यहाँ क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, dyt ऑफ dt का ट्रांसफॉर्म j ओमेगा टाइम्स yt का ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा प्लस 5 टाइम्स
y ऑफ ओमेगा। सिमिलरली यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा एंड प्लस 3 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। अगर आप इस तरफ y ऑफ ओमेगा कॉमन कर लें तो ये वैल्यू आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर जे स्क्वायर इज -1 प्लस 4 जे ओमेगा प्लस 5, इधर अगर आप x ऑफ ओमेगा कॉमन कर लें तो 2 जे ओमेगा प्लस 3। तो देयरफॉर हम जानते हैं सिस्टम फंक्शन जो हमसे पूछा गया है h ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ ओमेगा अपॉन x ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 जे ओमेगा प्लस 3 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 जे ओमेगा प्लस 5। ये तो अभी हमने सिंपली क्या फाइंड किया, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। इसी में हो सकता था पूछ लेते कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर एनी डिफाइंड इनपुट, कोई भी एक इनपुट दे देते तो फिर से इस रिलेशन से, या आपने h ऑफ ओमेगा फाइंड कर लिया। अब किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए अगर आपसे आउटपुट पूछा जाता, मतलब आपको xt गिवन होता, तो xt गिवन होता तो यहाँ से हम उसका ट्रांसफॉर्म लेकर क्या फाइंड कर सकते थे, x ऑफ ओमेगा। h ऑफ ओमेगा आपने इवेल्युएट कर लिया, xt गिवन होता तो वहाँ से x ऑफ ओमेगा इवेल्युएट कर लेते, फिर अगर आउटपुट आपको लेना होता तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते, वहाँ से आपको क्या मिल जाता, आउटपुट y ऑफ ओमेगा की वैल्यू मिल जाती। टाइम डोमेन में अगर पूछता तो फिर क्या करते हम उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते। तो इस टाइप से आप LTI सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं। एक चीज़ अगर आप और देख लें, जैसे अगर आप कम्युनिकेशन में पढ़ते होंगे कि अगर जैसे आप जनरेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल अगर आपको याद हो, सपोज ऐसा कोई भी सिग्नल है, ऐसा कोई भी सिस्टम आपको दिख रहा है जहाँ पर एक हम ये सिग्नल ले रहे हैं x ऑफ t, और इसको अगर हमने cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई कर दिया तो yt हमारा है x ऑफ t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा ct, जहाँ पर xt के लिए स्पेक्ट्रम आपको बता दिया गया है कि ये स्पेक्ट्रम माइनस ओमेगा c से माइनस ओमेगा m से प्लस ओमेगा m तक, ये हमारा है xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, जिसकी वैल्यू क्या है 1 है। और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है x ऑफ ओमेगा का, इस सिग्नल x ऑफ t के फूरियर ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पर आपको अगर ये भी चीज़ गिवन होगी कि ओमेगा m इज़ वेरी वेरी मच लेस देन ओमेगा c, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा कैरियर है जिसके लिए ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी टी। xt इज इक्वल्स टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी के फॉर्म का आप सिग्नल लेते हैं, जहाँ पर ओमेगा एम जो होता है वो क्या होता है, बेस बैंड सिग्नल। ये जो हमारा सिग्नल है इसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। अगर इसके लिए आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ आउटपुट सिग्नल y ऑफ t, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस y ऑफ t इज इक्वल्स टू ये जो हमारे पास वैल्यू है x ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ cos ओमेगा सी टी। अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ फिर से ट्रांसफॉर्म ले लेते तो क्या वैल्यू मिलती है आपको, yt का ट्रांसफॉर्म लिखते हैं आप y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन इन टाइम प्रॉपर्टी यूज कीजिए। अगर हम दो सिग्नल्स को टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा वो क्या होगा, 1/2 पाई टाइम्स जो इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जिसको हम x ऑफ ओमेगा कह रहे हैं, कन्वॉल्व्ड विथ जो इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। cos ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं क्या होती है वैल्यू, पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ये जानते हैं हम। तो हमने यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म xt का x ऑफ ओमेगा cos ओमेगा सी टी का ये हमने ट्रांसफॉर्म लिख लिया। अब ओवरऑल जो वैल्यू होगी, ये पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या चीज़ बचेगी 1/2। कॉन्वोल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक बार x ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व्ड विथ डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और फिर प्लस साइन के साथ एक बार x ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व्ड विथ डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। याद कीजिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन, एनी सिग्नल कन्वॉल्व्ड विथ इम्पल्स फंक्शन विल रिजल्ट इनटू द सेम फंक्शन। x ऑफ ओमेगा को अगर हम डेल के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट x के ही टर्म्स का होगा, लेकिन अगर कोई शिफ्टिंग है दोनों में तो वो नेट शिफ्टिंग हमें देखनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 टाइम्स x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी एंड प्लस x ऑफ, ये रिजल्ट क्या दे देगा ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल y ऑफ ओमेगा आ गया। अब अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो बहुत सिंपली हम प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारा स्पेक्ट्रम है
फॉर एक्स ऑफ ओमेगा। ये हमारा एक्स ऑफ ओमेगा है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, जो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम तक वैल्यू कितनी है 1। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को शिफ्ट करें ओमेगा के रिस्पेक्ट में, पहला क्या है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, अगर हम इसको ओमेगा सी से शिफ्ट करें तो जो ओरिजिन, जो ये सेंटर हमारा 0 पर है फ्रीक्वेंसी में, अब वो चीज़, ये चीज़ कहाँ पर सेंटर्ड हो जाएगी, ये कहाँ पर आ जाएगा सेंटर, ओमेगा सी पर आ जाएगा, ठीक है ये। और ये जो पॉइंट्स बनेंगे, ये पॉइंट्स कौन से होंगे, ये जो वैल्यू है ये पॉइंट हमारा ओमेगा सी होगा, और जितनी विड्थ 0 के बाद है उतनी ही विड्थ ओमेगा सी के बाद होगी, मतलब ये पॉइंट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ये पॉइंट ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ट्रांसफॉर्म पहले मैग्नीट्यूड 1 था, तो अभी भी ये वैल्यू जो होगी, ये क्या होगा वैल्यू, ये 1 ही रहेगी। ऐसे ही अगर आप इसी एक्स ऑफ ओमेगा के स्पेक्ट्रम को ओमेगा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, अगर इस स्पेक्ट्रम को आप प्लस शिफ्ट करते हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलता, सेम वैल्यू जैसी एक्स ऑफ ओमेगा की थी, लेकिन अब वो कहाँ पर सेंटर्ड होता, माइनस ओमेगा सी पर। ये पॉइंट माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, अभी भी ये वैल्यू कितनी है 1। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और जो वैल्यू है उसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप यहाँ ड्रॉ करें ओमेगा के रिस्पेक्ट में y ऑफ ओमेगा, दैट इज 1/2 टाइम्स x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, तो ये वैल्यू आपको ये स्पेक्ट्रम ऐसा ही मिलेगा। ये पॉइंट्स आप लिख लेना, ये ओमेगा माइनस ओमेगा सी का पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स सेम वैल्यूज़ जो यहाँ लिखी हैं वही यहाँ वैल्यूज़ लिख लेना, और ये पॉइंट भी हमारा ये सेम रहेगा, ये पॉइंट प्लस ओमेगा सी का होगा, ये प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो और ये जो वैल्यू होगी, जो पहले ये वैल्यू 1 थी, अब ये वैल्यू यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ जो होगी ये कितनी होगी, 1/2 स्ट्रेंथ होगी। तो इसी सिग्नल को आप क्या नाम देते हैं, डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड बैंड्स हैं सिग्नल के। देखिए ये दोनों साइड बैंड्स कहलाते हैं, ये हमारा यूएसबी है, ये हमारा एलएसबी है, और दोनों में सेम इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उनको ट्रांसफर करना जरूरी नहीं, खैर अभी हम बात नहीं करते ये। तो इस सिग्नल में जो हमारा आउटपुट स्पेक्ट्रम है उसमें दोनों ही साइड बैंड्स हैं, लेकिन कैरियर नहीं है। अगर आप कैरियर देखते तो ये कैरियर था हमारा, जिसमें 2 इम्पल्सेस भी होने चाहिए थे, कहाँ कहाँ पर, माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी पर, लेकिन वो इम्पल्सेस नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए आप इस स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर, कि कैरियर हम सेंड नहीं कर रहे हैं, जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पर इस अरेंजमेंट से, वो सिर्फ कौन सा ट्रांसमिट हो रहा है, दोनों साइड बैंड्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने जो प्रॉपर्टीज़ हमें करनी थी, अगर मुझे याद आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, शायद हमने सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, और इतने कॉन्सेप्ट से अब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्म कोई भी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, आप जानते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने कॉन्सेप्ट से आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार में देखने में ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है, थोड़ा टफ है, नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, और ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ सिग्नल्स का कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 12 times cos 2 pi t into sine of 6 pi t upon 4 pi t dt। ये एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर किसी में, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रल की वैल्यू आप फाइंड करना चाहें, तो आप अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू को आपको फाइंड करना है यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करके देखना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो देखने में लगे कि ये तो हमारे टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप भी कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो आप देखेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। सपोज आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to ∞ sin 3 tau upon tau into sin of t minus tau upon t minus tau d tau।
ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनके लिए आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, तो फिर हम इसको नेक्स्ट जब लेक्चर रखेंगे तो उसमें हम इसके ये सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम हम करेंगे, पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म का ही यूज़ है। कम्युनिकेशन आप अगर पढ़ेंगे तो AM FM तक जब तक सिलेबस चलेगा तब तक हर जगह आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करना है। आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपका पूरा ये फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। और एक चीज़ और है जो बोलना चाह रहा था मैं आपसे, कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टर सर का जो विज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी को कनेक्ट कर पाएँ, वो बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं, क्वेश्चंस अगर हमसे सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस जो भी हमारे ये जो चैनल है, जो प्लेलिस्ट है हमारी सिग्नल्स की, इसको आप शेयर करें जहाँ भी आप जिस ग्रुप में, क्योंकि आपके ग्रुप में हमेशा दिखता है कि सिग्नल्स के लिए लोगों को चाहिए, क्वेरी करते हैं वो कि कौन से हम लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ पर अच्छा लगेगा अगर कभी ये लेक्चर हमारा दिखेगा तो लगेगा कि हाँ आप सही में कनेक्ट हो रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि हाँ हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपसे पॉसिबल हो तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में अगर आप हैं, तो जो भी आपको टॉपिक समझ में आया है, या तो उस टॉपिक के लेक्चर को या फिर प्लेलिस्ट की जो लिंक है उस लिंक को आप शेयर करें। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में कीजिए। बिल्कुल अगर हम ऐसे कमेंट्स होंगे जो वहाँ अगर मैं लिख नहीं सकता तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अभी हम सैम्पलिंग के बाद 2 या 3 लेक्चर्स रखेंगे जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते रहिए और जहाँ भी डिफिकल्टी हो बिल्कुल कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।